एंड वेरी गुड मॉर्निंग। जागो लाहौर में आप सबको खुश आमदीद। मैं हूँ आपकी होस्ट नूरुल सहर। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और आपका आज के दिन का आगाज़ बहुत ही अच्छा हुआ होगा। और उम्मीद करती हूँ आपने रात भर नींद भी पूरी की होगी और आज का दिन गुजारने के लिए आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे। वैसे तो हर सुबह हम एक नए अज़्म के साथ उठते हैं, लेकिन एक अज़्म ऐसा है जो हम में से 90% लोगों का कौमी नारा बन चुका है, और वो है बस जी कल से पक्का डाइटिंग शुरू। हम खुद से वादा करते हैं कि कल से चीनी बंद, पराठा ख़त्म और सिर्फ उबले हुए अंडे खाएंगे, लेकिन जैसे ही किचन से पराठे और कड़क चाय की खुशबू आती है और हमारा वो पक्का वादा एक बार फिर शर्मिंदा होकर अगले कल पर चला जाता है। और सच तो ये है कि हम देसी लोगों के लिए डाइटिंग करना किसी जंग से कम नहीं है। एक तरफ हमारा बढ़ता हुआ वज़न है और दूसरी तरफ अम्मी के हाथ के बने हुए पाए, दोस्तों की दावतें और वो एक नवाला चख लो कुछ नहीं होता वाला इसरार। हम जिम की फ़ीस तो भर देते हैं, लेकिन वहाँ सिर्फ तस्वीरें खिंचवाने जाते हैं और वापसी पर ये सोच कर कड़ाही खा लेते हैं कि आज वर्जिश की है तो इतना तो हक बनता है। हमारा वो कल जिसका हमने अपने आप से वादा किया होता है वो शायद कैलेंडर में कहीं छुप जाता है। व्यूअर्स, ये था हमारा सुबह की हल्की फुल्की सी अच्छी बात जिसमें छुपे हैं मासूम वादे और वो मशहूर कल जिसका इंतज़ार कभी ख़त्म नहीं होता। और आज के इस शो में हमने बस एक आईना रखा है जिसमें शायद कहीं ना कहीं हम सब अपनी ही तस्वीर देख रहे हैं। उम्मीद है आपने इस मज़ाक के साथ ख़ुद को भी थोड़ा सा पहचाना होगा। तो आइए इस हंसी के साथ अपने दिन का आगाज़ करते हैं और सबसे पहले शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मौजूद है जो कि हमें फील्ड से रिपोर्ट करेंगे। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल-हुकूमत लाहौर में गुज़िश्ता रात होने वाली हल्की बारिश के बाद जल थल जो है वो एक हो चुका है। लाहौर का जो मौसम है वो इंतहाई खुशगवार हो चुका है, जिसके बाद लाहौर में सुबह सवेरे जो है वो हल्की और ठंडी हवा भी चल रही है, जिसने मौसम में ठंडक का जो एहसास है वो पैदा कर दिया है। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से आइंदा जो है वो मज़ीद बारिशों की पेशन गोई जो है वो की गई है और दर्जा हरारत में जो है वो कमी का इम्कान जो है वो जाहिर किया गया है। अगर आज के दर्जा हरारत की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक आज शहर लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 19 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 31 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि मौजूदा दर्जा हरारत जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% के करीब रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो वहीं पर लाहौर में 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है और इस चलने वाली ठंडी हवा के बायस लाहौर का जो मौसम है वो खुशगवार हो चुका है। वहीं पर लाहौर में सूरज भी जो है वो निकला है, जबकि इससे कबल लाहौर के उफक पर काले बादल जो है वो छाए हुए थे, लेकिन सूरज ने जो है वो इस वक्त अपनी किरणें जो है वो मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर बिखेर दी हैं और यही वजह है कि लाहौर का जो फ़िज़ाई आलूदगी है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा बेहतरी जो है वो हमें देखने को मिल रही है। और आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें होंगी, जिसके बाद लाहौर का मौसम जो है वो मज़ीद खुशगवार जो है वो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर में मज़ीद बारिशें होंगी और लाहौर में मज़ीद जो है वो ठंडी हवाएं चलेंगी और ठंडक का जो एहसास है वो मज़ीद पैदा हो सकता है। जी बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब और आज बात करेंगे ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से, जो कि एक खामोश बीमारी है जिसमें हड्डियों की मजबूती कम हो जाती है और हड्डी टूटने का ख़तरा भी बढ़ जाता है। पाकिस्तान में की गई तहकीक के मुताबिक प्री मेनोपॉज ख़वातीन में तकरीबन 13%, जबकि पोस्ट मेनोपॉज ख़वातीन में 29 से 56% तक ऑस्टियोपोरोसिस पाया जाता है, जबकि 40 से 45% अफराद ऑस्टियोपेनिया यानी हड्डियों की कमज़ोरी के इब्तदाई मरहले में मुब्तला हैं। ऑस्टियोपोरोसिस औरतों में मर्दों से ज़्यादा आम है और आज के सेगमेंट में हम फिजियोथेरेपिस्ट से ये जानेंगे कि जब लोगों की हड्डियां कमज़ोर हो चुकी हों तो वो अपनी हड्डियों को मुतहरिक और मजबूत रखने के लिए घर पर कौन सी आसान और महफूज वर्जिशें कर सकते हैं ताकि रोज़मर्रा ज़िंदगी बेहतर और हड्डी टूटने के ख़तरे को भी कम किया जा सके। सर, बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शमसुल हक। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आई एम ऑल फाइन। आप कैसी हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें बताएं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? नाम से जाहिर है। द वर्ड ऑस्टियो मीन्स हड्डी, बोन, एंड पोरोसिस गोज विद पोरस। पोरस मीन्स भुरभुरी हो जाना।
अच्छा, ये भुरभुरी कैसे होती है कि हड्डी के दो बड़े पार्ट्स हैं, एक बाहर वाला हिस्सा है जो बहुत हार्ड होता है, उसको हम कॉम्पैक्ट कहते हैं, एक उसके अंदर वाला हिस्सा है जो स्पॉन्जी होता है, उसको स्पॉन्ज लाइक भी इसीलिए कहते हैं कि वो थोड़ा सॉफ्ट होता है और उसके अंदर थोड़े पोर्स मौजूद होते हैं ऑलरेडी। यही वो जगह है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मिनरल्स, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कैल्शियम है, उसके साथ मैग्नीशियम है, जिंक है और बहुत से मिनरल्स हैं जिन्होंने ब्रिजिंग्स बनानी होती हैं और ब्रिजिंग्स बना के साथ में प्रोटीन्स के साथ एड अप होके बोन को स्ट्रेंथ देनी होती है। होता यह है कि अब बोन जो है बाकी बॉडी सेल्स की तरह, बाकी बॉडी के पार्ट्स की तरह, इसको भी न्यूट्रिशन चाहिए, इसको भी अपने जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं जिससे इसकी हेल्थ बनी रहनी चाहिए वो कंपलसरी है, वो हमारी डाइट में हो और इस तक वो पहुंचती रहे। लेकिन हमारे प्राइमरी कॉजेज़ में, यानी अगर ऑस्टियोपोरोसिस की वजूहात देखें तो उसमें जो प्राइमरी कॉज निकलते हैं उसमें आपकी डाइट और लाइफस्टाइल, ये सबसे बड़ा मेजर कॉजेज़ जो हैं वो हमारे सामने आते हैं। बाकी किसी डिजीज़ की वजह से, किसी लॉन्ग टर्म मेडिकेशन के यूज़ की वजह से हड्डियों का बुरबुरा हो जाना या उसके अंदर जो ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी है यानी हड्डी के सेल्स का टूटना और दोबारा नए बनना, उसका कम हो जाना, वो एक सेकेंडरी कॉज की तरफ जाता है। ठीक है। हमारे यहाँ इतनी बड़ी रेशो जो आपने बोली 56%, आई बिलीव ये 2/3 पे है, इससे ज़्यादा है। अच्छा। 70% से ज़्यादा है। हमारी वुमेन जो है 70% से ज़्यादा ऑस्टियोपोरोटिक हैं। 92% पाकिस्तान की वुमेन ऐसी हैं जो विटामिन डी डेफिशिएंट हैं। अगर हम सिर्फ डाइट की एक एलिमेंट की बात कर लें, अब डी बच्चा जानता है हड्डी के लिए चाहिए। डी के साथ क्या आएगा? कैल्शियम। कैल्शियम जो है वो बोन्स में जाकर डिपॉजिट होगा, जैसे ही डिपॉजिट होगा तो बोन्स की स्ट्रेंथ आना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब इसमें जो एक बैलेंस है, ये एक मेजर प्रॉब्लम है। बैलेंस किस चीज़ का? आप सिर्फ डाइट पर रिलाई नहीं कर सकते और दूसरी तरफ आप सिर्फ एक्सरसाइज पर रिलाई नहीं कर सकते। अगर आप डाइट करते हैं और एक्सरसाइज का ख्याल नहीं रखते तो इसका मतलब ये है कि आप सिर्फ डिपॉजिट्स बिल्ड कर रहे हैं, और अगर आप सिर्फ एक्सरसाइज करते हैं और उसके साथ डाइट नहीं करते तो इसका मतलब यह है कि आप हड्डी के साथ इंजरी वाला फेज कर रहे हैं, आप हड्डी को मज़ीद पहले से ज़्यादा प्रॉब्लम में लेके जा रहे हैं, क्योंकि हड्डी को स्ट्रेंथ के लिए जो चीज़ें चाहिए वो तो आप दे नहीं रहे, लेकिन आप एक्सरसाइज जो है वो करते चले जा रहे हैं। सो दिस लाइक वेरी डेलिकेट बैलेंस इज डिस्टर्ब्ड। जब ये डिस्टर्ब होता है तो फिर कोई ऑस्टियोपोरोसिस में जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस ऐसा नहीं है जो कुछ थोड़े से लोगों के परसेप्शंस हैं, गलत परसेप्शंस हैं कि जी एक दिन में हो जाएगा, 2 दिन में हो जाएगा, और मतलब ये 1 माह का कोई फेज़ है, ऐसा नहीं है। ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। एक बंदे का लाइफस्टाइल, एक बंदी का लाइफस्टाइल और डाइट दोनों अगर प्रोलॉन्ग 5 से 10 साल तक एटलीस्ट ऐसा रहता है कि उसके अंदर कोई फिजिकल एक्टिविटी है ही नहीं, वो मूव कर ही नहीं रहा, अपने आप को बिल्कुल स्टेशनरी रखा हुआ है, वो दफ्तरों में बैठा है, दफ्तरों में बैठे हैं बस, और इसके साथ या गाड़ियों में बैठे हैं और उनकी लाइफ में जो है मूवमेंट नहीं है, काइनेटिक्स नहीं है उनकी, तो दैट मीन्स कि वो इस तरफ बहुत ज़्यादा हाई रिस्क पर हैं कि वो बहुत जल्द ऑस्टियोपोरोटिक हो सकते हैं। देखें, मैं थोड़ा लीड करना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि लोगों तक ना मेजर इन्फॉर्मेशन, जो कॉमन इन्फॉर्मेशन है वो लाजमी पहुंचे। जी जी बोले। अगर आप खड़े नहीं होते तो बोन के ऊपर कोई सिग्नल नहीं जाता। अच्छा। जब सिग्नल्स नहीं जाते तो कंप्रेशन नहीं जाता, दबाव नहीं जाता, और जब तक दबाव नहीं जाता तब तक मिनरल्स डिपॉजिट नहीं होते। ये बड़ी बुनियादी सी बात बता रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब दबाव कैसे जाता है? जब आप वॉक करेंगे, ठीक है, जब आप अपने लेग्स पे, जाहिर है अपने नीज पे, वेट बेरिंग जॉइंट्स पे, अपने वर्टिब्रास पे, अपने स्पाइन के ऊपर लोड्स डालेंगे, जब उसके ऊपर वजन पड़ेगा, खड़े होंगे, वजन पड़ना शुरू होगा, कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगी, उन कंप्रेसिव फोर्सेस से जो खाया पिया है, जो मिनरल्स हैं, जो रिक्वायर्ड है, जो विटामिन डी है, वो एक्टिव होगा और फिर जाकर आपके बॉडी को बेनिफिट होना शुरू होगा। अदरवाइज लाइक आप सिर्फ ऐसे ही आप बैठे हैं, आप सेडेंटरी हैं, आप खा पी तो रहे हैं, लोग दुनिया को तो दिखा रहे हो बहुत खा, तो लेकिन आप सिर्फ फैट गेन कर रहे होंगे। बिल्कुल। सो दैट इज समथिंग कि लोगों को एक बैलेंस का जो है वो ख्याल रखना चाहिए। तो डॉक्टर साहब कोई एक्सरसाइजेस भी बता दें जो हम घर में बैठे कर सकें, इजी एक्सरसाइजेस। हाँ, दे आर वेरी कॉमन। आप ज़्यादातर ऑस्टियोपोरोसिस में
जो ख्याल रखा जाता है वो ये है कि आप हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करते हैं, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। ठीक है। अमेरिकन फिजियोथेरेपी एसोसिएशंस और जो यूनाइटेड किंगडम की एसोसिएशंस हैं वो बाकायदा गाइड देती हैं इसके ऊपर मुकम्मल, और इसके ऊपर बाकायदा एक गाइडलाइंस मौजूद हैं, एक्सरसाइज की टाइप्स मौजूद हैं जो सिर्फ स्ट्रेंथ पर हैं। यानी मैं आम अल्फाज में लोगों को बताऊं तो आपने ऐसी एक्सरसाइजेस करनी है जो मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी की होंगी, ठीक है, लेकिन हाई इम्पैक्ट नहीं होगा। हाई इम्पैक्ट होता है मोस्टली लोग जो है ना इसमें वो सोच रहे होता है शायद मैं बहुत ज़्यादा भागूं दौड़ूं या मैं बहुत ज़्यादा जॉगिंग करूं तो वो ठीक होगा, या एजिलिटी करूं वो ठीक होगा। नहीं, व्हाट वी रिकमेंड इज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग में मॉडरेट टू हाई इंटेंसिटी सिंपल आपने वेट्स कैरी करने, ठीक है, और उन वेट्स में आप मुख्तलिफ फॉर्मेशंस बना सकते हैं। जैसे आप चेयर स्क्वाट है वो कर सकते हैं, आप कोई वेट, आप केटल जो है वो होल्ड कर लें, केटल को होल्ड करके यू कैन हैव अ स्क्वाट। आप है। चेयर की तरह एक स्क्वाट बिल्ड करके बैठ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। उससे क्या होगा, वंस अगेन थ्रू आउट द बॉडी आपके गर्दन से लेके नीचे तक जोर आएगा, कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगी, और डेंसिटी जो है वो बोन की बढ़ना शुरू हो जाएगी। दूसरी तरफ एक हमारे पास एक्सरसाइज है, इफ आई कैन डेमोन्स्ट्रेट, तो मैं खड़े होकर भी उसको मतलब डेमोन्स्ट्रेट कर जी, सकता बताएं, हूँ। और बताएं। इसमें ये है कि दैट इज एक्चुअली कॉल्ड दी काफ रेज भी कहते हैं इसको हम हील ड्रॉप भी कहते हैं। ठीक है, ऑस्टियोप्रोसिस में जिस तरह पहले मैं शेयर कर रहा था कि हमें इस तरह की एक्सरसाइज चाहिए जिससे जोड़ के ऊपर, जॉइंट्स के ऊपर जोर आए फ्रॉम हेड टू द टो। तो इसके लिए बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज है, दैट इज़ काफ रेस भी कहते हैं इसको, हील ड्रॉप भी कहते हैं। मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ तरीके से लिखी गई है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव है। 2 स्टेप्स हैं जो आपने फॉलो करने हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपने अपने टोज़ को रेस करना है। इफ़ यू कैन सी माई फीट, पहले टोज़ को आप रेस करेंगे, ठीक है, और इसके बाद आप इन्हीं टोज़ पर स्टैंडिंग परफॉर्म करेंगे। आप अपने हाथों को भी एयर में ले सकते हैं, यू कैन डू दैट। अगर आप बैलेंस को साथ ऐड करना चाहें, प्रोप्रियोसेप्शन इसको हम कहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। और आप कम से कम कोशिश करेंगे कि इसको 1 मिनट के लिए इस पोस्चर को रोक के रखें। किसी भी तरह की बोन हो, किसी भी तरह का पेशेंट हो, कोई भी जेंडर हो, मेल फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऊपर किसी तरह का ऐसा लोड्स नहीं आते जिससे पेन्स आए। तो पेन्स इससे किसी तरह से नहीं बढ़ती। बिगनर्स भी कर सकते हैं ये, एंड एनीबडी कैन डू दैट। ये है ही बिगिनर लेवल, और ये लो लोडिंग स्ट्रेंथ एक्सरसाइज की कैटेगरी में इसको आता है। लो इम्पैक्ट भी इसको कहते हैं। इसमें इम्पैक्ट नहीं है लाइक मैं दौड़ नहीं लगा रहा, मैं जंपिंग्स नहीं कर रहा, इम्पैक्ट बार बार मैं जमीन के ऊपर नहीं जो है वो दे रहा। तो इसको इसलिए हम सेफ समझते हैं, एंड इट्स वेरी गुड टू परफॉर्म एनीवेयर। आप अपने ऑफिस में, अपने घरों में, जहां चाहें आप इसको परफॉर्म कर सकते हैं। जस्ट रेज योर टोज एंड देन गेट ऑन बैक टू दी। नाउ सी आई एम गेटिंग द रियल फ्लो। अब जिस तरह मैंने 1-2 बार किया है, तो अब मैं सही फ्लो जो है वो आसानी से ले पा रहा हूँ। तो इसी तरह से आप घरों में जब इसको रिपीट करेंगे तो ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। इसके साथ दूसरी जो एक्सरसाइज है जो बड़ी आसानी से आप घर में कर सकते हैं, हम इसको चेयर स्क्वाट कहते हैं। चेयर स्क्वाट सपोर्टेड होता है हमेशा, इसमें हमें सपोर्ट चाहिए होती है, इसलिए मैंने पीछे चेयर रखी है। बिल्कुल। अच्छा, अब यहाँ पे रिस्क होता है बिल्कुल गिरने का भी। अगर कोई ओल्ड एज है तो उनको सपोर्ट चाहिए होती है, इसलिए हम क्या करते हैं, साइकोलॉजिकली साथ चेयर ज़रूर रखते हैं। तो इस तरह से आप अपने दोनों जो हाथ हैं उनको क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस करने के बाद यू जस्ट सिंपली बिल्ड सम बेस। आप थोड़ा सा वाइड बेस बिल्ड करते हैं। वाइड बेस का मतलब कि आपने पाँव में थोड़ा आपने गैप रखना है। गैप रखने के बाद नाउ यू आर सपोज टू सिट ऑन द सीट एट द एज ऑफ द सीट। ठीक है। एज ऑफ द सीट पर जैसे ही मैं बैठा हूं, आप देखें मेरी कमर सीधी है, मैंने कुछ भी बेंड नहीं किया, अपने कमर को बेंड नहीं किया है, क्योंकि कमर के बेंड करने से दर्द आएगा। ठीक, स्क्वाट का रूल है आपकी कमर और आपकी गर्दन सीधी रहेगी। ठीक है, और इसी तरह से आई विल बी देन गेटिंग अप। यहीं से मैं सीधा स्टैंडिंग में आ जाऊंगा, और यहीं से आई विल बी गेटिंग बैक ऑन द एज ऑफ द सीट। सीट के बिल्कुल किनारे पे इसी तरह से बैठ जाएंगे, सीट के बिल्कुल किनारे से इसी तरह से उठ जाएंगे। तो इस तरह से हमारा ये चेयर स्क्वाट बहुत और ये कितनी बार करना है?
वी कैन रिपीट इट 20 टाइम्स एटलीस्ट, कम से ठीक कम है। 20 बार कहा जाता है, दिन में 2 से 3 बार आप सही है। इसको रिपीट करते हैं तो फिर जाके एक डोज ऐसा बनता है जिससे आपको बेनिफिट आना शुरू होता है। ये एक बात जरूर है, लोग अक्सर क्या करते हैं, एक बार एक्सरसाइज की या वीक में एक बार अपनी मर्जी का एक रूटीन बनाया और समझ लिया कि शायद हमारे रिजल्ट्स मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको एक डोज खास फिक्स जो है वो बिल्कुल। अप्लाई करनी Consistent पड़ती है, रहना कंसिस्टेंट रहना पड़ता है आपको इसके अंदर। अच्छा, इसके बाद आई हैव सम लाइक न्यू शॉर्ट, बड़ी ये लेटेस्ट एक्सरसाइजेज हैं मुझे आपसे शेयर कर रहा हूँ। और इसमें ये है कि आपने अब इसी तरह चेयर की बैक पे आ जाना है, सपोर्ट कर लेना है, थोड़ा सा अपने दोनों फीट पीछे ले जाने हैं, ठीक है, गैप रखना है वंस अगेन चेयर से। और इसके बाद अब आपने अपने हाई नीज बिल्ड करने हैं। नाउ दीज हाई नीज with this posture is actually giving you the right form of load on your pelvis। आपके pelvis से ये नीचे शिफ्ट होता जा रहा है लोड, जिस तरह जैसे जैसे मैं परफॉर्म कर रहा हूँ आई कैन फील दैट, ठीक। तो दीज हाई नीज सपोर्टेड विद द चेयर, चेयर के साथ इसी वजह से कि मुख्तलिफ पॉपुलेशन, मुख्तलिफ एजेस के लोग जो हैं वो इसमें बिल्कुल कर रहे होंगे, तो आपने साथ में इसका सपोर्ट जो है वो जरूर ऐड करनी है और इस सपोर्ट के साथ आप आसानी से ये एक्सरसाइज परफॉर्म कर सकते हैं। इसके साथ यू कैन यूज डंबल्स, आप डंबल्स यूज कर सकते हैं, आप कैटल्स यूज कर सकते हैं, लाइट वेट यूज कर सकते हैं, आप प्रेस लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लोग अक्सर कहते हैं कि अगर अब हमारे डंबल्स भी नहीं है, हम घरों में इस तरह से मतलब नहीं कर पाते, तो मैं उन्हें कहता हूँ बहुत आसान है, आप दीवार के साथ जो है अपने आप को सपोर्ट करके वॉल पुशअप कर लें। अब वॉल पुशअप में जो बॉडी वेट है वो आधा आधा रह जाता है, ठीक। अगर आप बॉडी वेट आधा रख के आसानी से ये कर लें तो उससे भी आपको काफी ज्यादा अपर लिम्ब की स्ट्रेंथ जो है, यानी आपके जो शोल्डर्स हैं उसकी स्ट्रेंथ जो है वो मिलना शुरू हो जाती है। सो दीज आर सम ऑफ दी एक्सरसाइजेज जो हम ऑस्टियोपोरोसिस में लोगों को कहते हैं कि वो रिपीट करें, बार बार इसको जो है करें। लेकिन जैसे मैंने कहा, सिर्फ ये नहीं है कि आप ये करेंगे तो आपको रिजल्ट्स इमीडिएट मिलेंगे, आपको साथ डाइट भी चाहिए, आपको लाइफस्टाइल चेंजेस भी चाहिए, आपको एक्टिव भी रहना है, आपको वार्म अप्स भी करने हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये जो आपने एक्सरसाइजेस बताई हैं, एक तो टाइमिंग के हवाले से भी बता दें कि किस टाइम करें या हम किसी भी टाइम कर सकते हैं, और खाने से पहले करें या खाने के बाद? एक्सरसाइज का रूल है डेफिनेटली हम रिकमेंड करते हैं खाने से पहले। हम कभी भी ऐसे नहीं कहते कि आप खाने के फौरन बाद जो है ना इस तरह से मूव कर सकते हैं। अगर खाना आपने खाया भी है तो फिर आप कम से कम 2 से 3 घंटे उसके बाद ब्रेक लेते हैं और उसके फिर आप उसके बाद एक्सरसाइज जो है वो कर सकते हैं। इसका राइट टाइम तो यही है कि आप खाने से पहले कर लें। अर्ली मॉर्निंग जस्ट गो विद सम जूसेस, अपने आप को हाइड्रेट करें, ठीक है, जूसेस लें और उसके साथ आप वॉक, वार्म अप के बाद आप ये एक्सरसाइजेस ऐड करें अपने डेली प्लान के अंदर, तो फिर मतलब इसके इफेक्ट्स आना शुरू होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, स्पाइन के लिए भी बता दें, क्योंकि अक्सर हम जो लोग 9 to 5 करते हैं उनको बहुत मसाइल होते हैं कमर में दर्द के, और उनके टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द रहती है, तो उनके लिए भी कोई ईजी एक्सरसाइजेस बता दें। देखें, स्पाइन एक डिफरेंट टॉपिक है और स्पाइन की दर्द डिपेंड करती है किस तरह की है, गर्दन में है, कमर में है, अपर बैक है, मिड बैक है, लोअर बैक है। तो उसके लिए ये है कि मोस्टली तो हम लोगों को कहते हैं कि आप स्ट्रेचेस इस तरह क्या करें जिसमें स्पाइन एक्सटेंड हो जाए। एक्सटेंड का मतलब वो पीछे की तरफ मूव करें। लाइक आपने मोस्टली ऑफिस में देखा होगा, या वैसे ही नेचुरली क्या होता है, आप यूं खड़े हैं, आप थक गए हैं, तो आप यूं खड़े हैं तो खड़े होकर ना आप खुद ही करना शुरू कर देते हैं, यू जस्ट लुक अप, आपका दिल करता है कि आप बस ऊपर को देखें। बिल्कुल ऐसे। दैट मीन्स कि वो नेचुरल स्ट्रेच है जो आपको बॉडी दे रही है, आप उस नेचुरल स्ट्रेच को होने दें, उस नेचुरल स्ट्रेच को इंक्रीज करें, 10-20 बार उसको रिपीट करें, ठीक है। आप सिंपली खड़े होकर आप इसको अपने आप को ऊपर की तरफ मूव करें एंड जस्ट ट्राई टू लुक एट द रूफ, अपने छत की तरफ देखना है। जितना ज्यादा आप छत की तरफ देखेंगे उतना ज्यादा स्ट्रेच आएगा एंड यू विल बी गेटिंग लाइक रिलैक्सेशन, आपको रिलैक्स्ड फील होगा। दूसरी तरफ आप लो बैक को ट्विस्ट कर सकते हैं, उसका भी एक बड़ा सिंपल सा है, आपने अक्सर जिम्स में ट्विस्टर्स देखे होंगे। कैन जस्ट बिल्कुल मूव विद द फ्लो, अपने दोनों बाजू जो है उनको आज़ाद भी रख सकते हैं, फिक्स भी कर सकते हैं जिस तरह आपको आसानी है, एंड जस्ट ट्विस्ट। अच्छा, अब ट्विस्ट का एक फुल मैनर ये है कि अगर आपको सही रिजल्ट्स चाहिए तो आपने 180 डिग्री पीछे की तरफ देखना है। जैसे अब मैं मुड़ूंगा तो मैं ये पीछे देखूंगा मुकम्मल,
जब तक मैं ये पीछे की तरफ नहीं देख रहा तो आई एम नॉट स्ट्रेचिंग माय राइट मसल्स, मैं सही मसल्स ठीक को है। स्ट्रेच नहीं कर रहा। ठीक है, अगर मैं यहीं पर सिर्फ छोटी रेंज में, छोटी आर्क में मूव करता रहूंगा तो दैट इज नॉट इफेक्टिव, ये ठीक है। इफेक्टिव नहीं है। आपने पीछे पूरा देखना है। तो नाउ आई कैन फील माय लो बैक एज वेल, कि लो बैक में रोटेशनल मोशन जो है वो आ रहा है। और इसके साथ फाइनली यू कैन जस्ट फ्लेक्स योर ट्रंक राइट साइड टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। तो आपके जो साइड फ्लेक्सर्स हैं, हम इनको साइड फ्लेक्सर्स कहते हैं, साइड फ्लेक्सर्स भी रिलैक्स हो जाते हैं। थकते ठीक है। यही हैं, आपकी कमर थकती है, साइड फ्लेक्सर्स थकते हैं, बिल्कुल तो ऐसे ही है। पेन आना शुरू हो जाता है। ठीक, अब जो बात आती है लेग्स की, तो उसमें हम सिंपली क्या करते हैं, वी जस्ट सिट एट द चेयर कंफर्टेबली, सीधा बैठना है। मैं हर ऑफिस में जितने भी मैंने आज तक सेशंस किए हैं कॉर्पोरेट वेलनेस के ऊपर, यही ऑफिस ergonomics यानी यही बैठने का तरीका सिखाते आए हैं। और बैठने के तरीके पे ही सारा डिपेंड करता है कि आपको पेन होगा या नहीं होगा, और कल को आप किसी प्रॉब्लम में फंसते हैं या नहीं फंसते। ठीक, आप सीधे बैठते हैं, नेक टू द कॉलर रखते हैं, और इसके बाद क्या करते हैं कि आप अपनी एक लेग को बिल्कुल सीधा कर लेते हैं, जस्ट स्ट्रेट लाइक दिस, स्ट्रेट लाइक एन एरो। सही है। अब जब सीधा कर लेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, अपने फुट को अपनी तरफ खींचेंगे, दैट इज कॉल्ड डॉर्सीफ्लेक्शन। इससे क्या हुआ है कि मैंने जितना टांग का पिछला हिस्सा है इस पे पूरा एक स्ट्रेच ले लिया है। इसके बाद मैंने अपने नी से नीचे की तरफ प्रेस किया हुआ है। ठीक, यानी ये कंबाइंड मूवमेंट हो गई। एक तो फुट टुवर्ड्स मी, पांव मेरी तरफ, और दूसरा जो घुटना है उसको मैंने नीचे की तरफ दबाया हुआ है। सो दिस इज वेरी रिलैक्सिंग। क्या होता है कि आपकी टांग का जितना पिछला हिस्सा है, सारा अगला हिस्सा है, सारा इन्वॉल्व हो जाता है, और इससे ब्लड फ्लो भी अच्छा होता है, कंप्रेशंस आते हैं, दबाव वो आते हैं, स्क्वीजिंग फोर्सेस आती हैं, बहुत ईजी हो जाता है। फिर इसके बाद आप स्ट्रेच लेने के लिए, दैट फाइनल वन जो आप कहते हैं बैठने की वजह से होता है, स्ट्रेच लेने के लिए नाउ मूव फॉरवर्ड एंड ट्राई टू लाइक आपने रीच करना अपने टो तक। तो जितना आप रीच करेंगे, उस रीच करने से भी आपको लो बैक और साथ में टांग के पिछले हिस्से का स्ट्रेच जो है वो मिल जाए। तो ऑस्टियोपोरोसिस के हवाले से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर शमसुल हक, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं और कुछ किताबों के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ प्रोफेसर अहमद हमाद मौजूद हैं। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी किताब लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। आज जो हमारे पास किताब है वो अल्लामा फजल हक खैराबादी की सवाने है, और क्या ही अच्छी किताब है। सफ़र का महीना आपका महीना है, यानी आपका जो आपकी ज़िंदगी के जो अहम वाक़यात में से एक वाक़या जो है ना, वो सफ़र के महीने में पेश आया। वो क्या था, वो आप किताब पढ़ के ही आपको पता चलेगा। ये इसको सवाने निगार इसकी हैं डॉक्टर सलमा फिरदौस, और इसको शाया किया है रज़ाउल हसन, रज़ा भाई ने। तो मैं उनको रज़ा भाई कहता हूँ, इसलिए रज़ाउल हसन पूरा बोलते हुए थोड़ा सा फंबल कर गया। बहरहाल ये किताब बेहद खूबसूरत किताब है, और किस सेंस में खूबसूरत है आपको इससे अंदाज़ा हो जाएगा कि 1857 का जो वाक़या हुआ था, उस पे दो ग्रुप्स जो है ना हमारे सामने आते हैं जिन्होंने उन वाक़यात को कलमबंद किया। एक वो ग्रुप है जो अंग्रेज़ों के ततब्बो में बगावत उसे कहता था या गदर कहता था, और दूसरा वो ग्रुप है जो इसको जंग आज़ादी समझता था। तो अब चूँकि गदर हो गया या जंग आज़ादी हो गई, वो जंग आज़ादी नाकाम हो गई। 4.5 पौने 5 माह के बाद, यानी 10 मई को जंग आज़ादी मुसलमानों ने वो जीती, लेकिन सितंबर के अवाइल में ये जंग आज़ादी जो थी इसने बैकफायर किया, और अंग्रेज़ों ने मुकम्मल तौर पे दिल्ली पर कब्ज़ा कर लिया। उसके बाद जो मुसलमानों पे, ख़ास तौर पे हुर्रियत पसंदों पे वहाँ पे जो बीती है वो होलनाक है, और उस होलनाकी को देखते थे कुछ लोग, और इसलिए भी फिर उन पर जो गुजरी हुई दास्तान, जो अपने जो शुहदा हैं या जो उन मसाइब का शिकार थे, उन पर लिखने में भी से भी डरते थे, लिखने से गुरेज करते थे, क्योंकि अगर वो लिखते तो वो उन पर भी उसी तरह सख्तियाँ होती। तो इस वजह से जो सही मानों में हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है 1857 का, कि क्या हुआ, कैसे हुआ, अंग्रेज़ का मिजाज कैसा था, मुसलमानों ने और हिंदुओं ने और यहाँ पे सिखों ने मिल के उनका कैसे मुकाबला किया, और सबसे ज़्यादा क़यामत जो टूटी वो मुसलमानों पे टूटी, और किस तरह टूटी, क्या क्या किया, ये सारा डॉक्यूमेंट जो है ये मौलाना जो अल्लामा फजल हक खैराबादी साहब ने उसका जिक्र किया। अच्छा, जैसे ही हमारे पास ये सामने ये किताब आती है तो मैं चमन में क्या गया, गोया दबिस्तां खुल गया। एक तारीख़ का एक रोज़न खुलता है जिससे आपको एक बेहतरीन कदावर शख्सियत नज़र आती है, और ऐसी कदावर शख्सियत कि वो अकेली नहीं है, पर
फिर उनके आगे उनके तलामिज़ा भी हैं और उनके असातिज़ा भी और उनके वालिद भी हैं। तो हैरान कुन बात यह है कि आपकी शख्सियत इतनी हमाजहत है और हर जहत इतनी ही बुलंद कामत और कदावर है कि उन पे बात करना शुरू करें तो घंटों लग जाएंगे। मसलन आप ये देखिए कि इनकी फ़ारसी और अरबी दानी का मामला ये था कि गालिब और मोमिन जैसे लोग जो थे वो इनके करीब थे और गालिब अपने कलाम की तस्हीह के लिए इनसे रब्ता किया करता था, अल्लामा फजल खैर आबादी से। फिर खैर आबादियात का जो पूरा एक आगे जो एक वो है असासा, इल्मी असासा, वो आपके वालिद से गोया शुरू होता है और उसके बाद आगे आपके आप हैं और फिर तलामिज़ा हैं। फिर जो जुडिशरी का शोबा है उस पर उनकी दस्तरस, यानी ये ख़ुद ज़ाहिर है वो इस पे काम करते रहे। दिल्ली में भी काम किया, अलवर में भी, लखनऊ में भी और वगैरह वगैरह। तो एक बल्कि मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे नादम सीतापुरी ने एक बड़ी दिलचस्प बात की। उसने कहा कि इनकलाब 1897 से पहले दिल्ली की अदबी फ़िज़ा जिन अनासर अरबा से तरतीब पा रही थी उनमें अल्लामा फजल हक खैराबादी, मुफ्ती सदरुद्दीन आजुर्दा, मोमिन और गालिब। तो जहाँ पे गालिब का ज़िक्र होता है, मोमिन का ज़िक्र होता है, वहाँ अल्लामा का ज़िक्र भी होना चाहिए। ये मैं समझता हूँ कि रज़ा भाई की ये बड़ी कामयाबी है कि उन्होंने शाया किया, और सलमा आपा की ये एक बहुत बड़ी खिदमत है कि उन्होंने इस सारी जो सवाने हैं उस पर अरक रेज़ी के साथ तहकीक की है। अल्लामा के जो दीवान हैं या जो आपके जो कसायद हैं उनको मुदव्वन किया, उन पर रिसर्च की, उनको देखा भाला, तहकीक के साथ हमारे सामने पेश किया। इनके जो बड़े शानदार जो कसायद हैं वो हैरान कुन है। अच्छा, उन्होंने बहुत सारा काम कसायद में किया, मतलब तारीख़ नवीसी के बाद जो चीज़ें हैं वो कसायद में भी लिखी हैं और आपको इसमें कसायद मिलेंगे। इसके अलावा जो हैरान कुन और मज़ेदार बात है, आपकी साहिबजादी हैं, उन्होंने हज़रत इमाम अहमद रज़ा बरेलवी जो हैं उनकी जो मशहूर नात है 4 ज़बानों वाली, लम याति नज़ीरु का फ़ी नज़रिन मिसले तो न शुद्ध पैदा जाना, उस पर तज़मीन कही है आपकी साहबजादी ने। तो आप देखें कि कैसे कैसे लोग थे और ये कैसे अल्लामा साहब का क्या कमाल है। अंग्रेज़ों से उनका क्या, जो ये बात किए बग़ैर मेरा ख़्याल है किताब का तारुफ़ मुकम्मल नहीं होता कि अंग्रेज़ों के साथ इनका इख्तलाफ क्या था। अंग्रेज़ के यहाँ इन्होंने नौकरी भी की लेकिन उसके बाद छोड़ दी और बहादुर शाह ज़फ़र के पास आ गए दिल्ली में, और बहादुर शाह ज़फ़र इन पे बहुत ज़्यादा एतमाद करता था। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि बहादुर शाह ज़फ़र पर इनको एतमाद नहीं रहा था और इन्होंने दिल्ली और लखनऊ के हुक्मरानों के बारे में यही कहा कि ये नाअहल हैं। बहरहाल जो मैं अर्ज़ कर रहा था आखिर पर कि इसके ये बात बयान किए बग़ैर किताब का तारुफ़ मुकम्मल नहीं होगा। वो बात यह है कि आपको यानी अल्लामा साहब को अंग्रेज़ों से शिकवा ये था कि आप जो अपनी इल्म के पर्दे में अपने मज़हब का प्रचार कर रहे हैं, जबकि हमारा मज़हब जो है वो इस्लाम है, और जो भी इनके साथ हैं वो कुरान का हुक्म ये है कि जो उनके साथ हैं वो उन्हीं के साथी हैं। तो ये उनका एक स्टांस था और बड़ा ज़बरदस्त स्टांस था। बहरहाल आपको आखिर पे एक गलत मुकदमे में फंसा कर अंग्रेज़ ने वादा खिलाफ़ी की और जो आम मुआफ़ी का ऐलान था मलिका का, उसमें माफ़ी इनको नहीं मिली और इनको सज़ाए काला पानी हुई और वहीं पे ये आखिरी सांस भी इन्होंने लिया पे और वहीं पे मदफून है। तो मैं समझता हूँ कि ये दूसरा एडिशन है और बड़ा खूबसूरत है और इसमें कुछ इजाफे भी हैं, मसलन फैक्सिमिलीज़ जिसे हम कहते हैं वो भी इसमें शामिल हैं। तो मेरा ख़्याल है कि अदब के, इस्लामियात के, तारीख़ के तालिब इल्म के लिए ये तोहफ़ा है। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और आजकल तकरीबन हर माँ की यही शिकायत सुनने को मिलती है कि बच्चे लंच बॉक्स में रखा हुआ खाना पूरा नहीं खाते या फिर घर का बना सादा खाना इन्हें पसंद ही नहीं आता और अक्सर लंच बॉक्स वैसे का वैसा वापस आ जाता है, जिससे माँओं को भी परेशानी होती है और बच्चों की सेहत पर भी असर पड़ता है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हम बच्चों के लिए ऐसा लंच बॉक्स कैसे तैयार करें जो ना सिर्फ ग़िज़ाइयत से भरपूर हो बल्कि देखने में दिलचस्प, रंगीन और जायके में भी ऐसा हो
कि बच्चे खुद शौक से खाना चाहे। क्या हम थोड़ी सी प्लानिंग और क्रिएटिव आइडियाज़ के ज़रिए बच्चों के आम खाने को हेल्दी और फन लंच में तब्दील कर सकते हैं? आज हम इसी मौजू पर बात करेंगे कि किस तरह हम बच्चों की पसंद को मद्देनज़र रखते हुए इनके लंच बॉक्स को ज़्यादा दिलचस्प, बैलेंस्ड और हेल्दी बना सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ डाइटिशियन मौजूद है रमशा लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अच्छा रमशा, सबसे पहले तो बताएं कि बच्चों को ना घर का खाना बहुत बोरिंग लगता है, जी। और अगर हम लंच बॉक्स में उनको नगेट्स देते हैं या प्रोसेस फूड्स कोई भी दे देते हैं, नूडल्स दे देते हैं या कोई भी ऐसे हम स्नैक्स दे देते हैं, तो वो लंच बॉक्स उनका ना पूरा खाली होके आता है। लेकिन अगर हम कुछ पराठा, अंडा, कोई ऐसी चीज़ दे देते हैं, कोई सालन, रोटी, इस तरह की चीज़ दे देते हैं, या चावल भी दे देते हैं, बिरयानी टाइप समथिंग में भी बिरयानी खा लेते हो, लेकिन घर की बनी हुई कोई चीज़ दे देते हैं, तो वो लंच बॉक्स माएँ कहती है कैसी वापस आ जाता है, उनका खाने को दिल नहीं करता। और बच्चों से पूछो तो वो कहते हैं नहीं, हमें टेस्ट नहीं अच्छा लगा, ये मज़े का नहीं लगता, इस तरह की चीज़ें कहते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक्सप्लेन करें कि ये जो जंक फूड इतना ज़्यादा उनको अट्रैक्ट क्यों करता है, और जो घर का खाना है वो उनको इतना बोरिंग क्यों लगता है? एक तो बेसिकली इनको साइकोलॉजिकली इन्फ्लुएंस किया जाता है जंक फूड की कंजप्शन के लिए, जिसमें उनका डोपामाइन जो एक फीलिंग गुड का हार्मोन होता है ना, वो ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। ठीक है, एज यू नाउ कि हम आपने नोटिस किया होगा कि जो जंक फूड होते हैं उनमें मोस्टली बहुत ज़्यादा नमक ऐड किया जाता है, देन उनके साथ जो भी बेवरेजेस होते हैं उनका मीठा जो होता है वो ज़्यादा होता है। ठीक है, जब आप वो कंज्यूम करते हैं, बच्चों के टेस्ट बट ऐसे होते हैं कि उनकी जो कंजप्शन पावर होती है या कंजप्शन कैपेबिलिटी होती है वो ज़्यादा इन्हेंस होना शुरू हो जाती है। और जंक फूड को इसलिए प्रमोट किया जाता है क्योंकि बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते, पूरा दिन घर का खाना खाते नहीं है, एट लास्ट जाके उनका जो डोपामाइन है, ब्रेन है, वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है कि वो जंक फूड मांगना शुरू कर देते हैं। ठीक है, जब आप कैलोरी डेफिसिट ज़्यादा हो जाती है तो फिर हमें रात को काफ़ी भूख लग रही होती है और हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ ट्रिगर हो रही होती है जो कि मोस्टली टाइम ऑफ टेकिंग होता है जंक फूड का। अगर हम लंच की बात करें, स्कूल में लंच ले जाने की बात करें, पहली चीज़ तो ये हमारी जो जनरेशन है वो ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी नहीं कर रही। बिल्कुल ऐसे है। जब आप ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे तो आप लंच पे किस तरह फोकस कर सकते हैं? अगर मेनली फोकस किया जाए, जो स्कूल में लंच लाने का मकसद है कि एक बच्चे को आपने एनर्जी देनी है एक कम टाइम में। ठीक है, आप पहले चाहिए कि बच्चे को ब्रेकफास्ट अच्छे से करवाया जाए, लंच में एक छोटा सा मील दे दिया जाए ताकि घर आके वो अपना प्रॉपर जो लंच है उसको परफॉर्म कर सकें। ठीक है, इसमें बेसिकली आता है कि बच्चे अब फूड किस तरह के कंजप्शन कर रहे हैं। अब आप देखें तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कैल्शियम के प्रॉब्लम आना शुरू हो गए। ठीक है, कैल्शियम, आयरन। अब इसमें देखा जाए, अगर आप उसको बच्चा प्रोसेस्ड फूड मांग रहे हैं, दें, एक लिमिट में दें। एज कर जो टेक्नोलॉजी हमारे पास इतनी आई हुई है जिसमें आप एयर फ्रायर का यूज़ करके बच्चे को नगेट्स दे सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब कैल्शियम की बात करें तो हमारे पास बहुत से ऐसे टेट्रा पैकेज मिल्क मौजूद है जिसमें कैल्शियम की फॉर्मुलेशन कर दी गई है और बच्चे टेट्रा पैक जूसेस की तरफ देख के, उनके बॉक्सेस की तरफ देख से खुद को इतना इन्हेंस करते हैं, उसकी कंजप्शन की तरफ भागते हैं। अगर आप कहीं पे भी शादी वगैरह पे चले जाए तो उनकी माएँ उनको खाना खिलाने की बजाय टेट्रा पैक जूसेस साथ रखे होते हैं, बच्चे को भूख लगेगी हम वो दे देंगे, जिसमें डिफरेंट तरह के टॉक्सिसिटी, कंटेमिनेशंस इन्वॉल्व होती हैं और उनको भूख नहीं लगती और वो इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। उसके बाद बात आती है बच्चों की एक्साइटमेंट की। हमने बच्चों का एक्साइटमेंट लेवल जो डेवलप किया हुआ है हमने स्नैक्स पे किया हुआ है। आपके पापा आएंगे शाम को स्नैक्स लेके आएंगे, हमने वो कंज्यूम करना है, ना कि हमने उनमें रोटी पे उनका एक्साइटमेंट लेवल क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, उनके टेस्ट बड जो हमने डेवलप किए हैं वो हमने ज़्यादा मीठे पे किए हुए, ज़्यादा जंक फूड पे किए हुए हैं। अच्छा रमशा, ये बताएं कि जैसे आपने बात किया कि आजकल लोग नाश्ते को बिल्कुल अवॉइड करते हैं। अगर हम बच्चों की बात करें या बड़ों की बात करें तो उनको नाश्ता करना नहीं पसंद। एक चीज़ जो वो कहते हैं कि सुबह भूख नहीं लगती, सुबह उठ के दिल नहीं करता। तो जो बच्चे हैं वो भी अक्सर नाश्ता नहीं करते, ऐसे स्कूल जाते हैं। तो वो बच्चे जो सुबह नाश्ता नहीं करके जाते हैं उनके लिए ऐसी क्या चीज़ उनके लंच बॉक्स में तैयार करें माएँ कि उनकी जो ग़िज़ाइयत है वो भी पूरी हो जाए नाश्ता ना करने की वजह से भी? एक तो पहली चीज़ ये है कि सबसे पहले ये भी चीज़ मैटर करती है कि बच्चे का स्ट्रेस फैक्टर क्या है, क्या उसकी अम्मी उसको स्ट्रेस ईटिंग करा रही है। अगर तो स्ट्रेस ईटिंग हो रही है तो फिर उस ईटिंग का फ़ायदा कोई नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास मेन आता है कि अगर आपके बच्चे को भूख नहीं लग रही, क्यों नहीं लग रही, इसमें पीछे रीज़न क्या है? इम्यूनिटी तो वीक नहीं है, बच्चा स्ट्रेस में तो नहीं है, अंडरवेट तो नहीं है। आप ये पहली मेन चीज़ यूज़ करें और सबसे पहले फोकस उनको किया जाए कि वो अपना ब्रेकफास्ट अच्छे से परफॉर्म करके जाएं ताकि उनका पूरा दिन का जो फुलफिलनेस है वो मेनटेन रहे।
ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अगर हम एक सुबह एक अच्छा प्रॉपर मील लेके जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल एक पराठा कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारी एनर्जी ब्रेकडाउन 2-3 बजे तक आराम से हो जाएगी, एज़ कम्पेयर टू जब आप लेके नहीं जा रहे, बच्चे लेजीनेस फील कर रहे हैं, उनका जो ब्रेन की डेवलपमेंट है, ब्रेन की वर्किंग है, वो स्कूल में किस तरह काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर लंच की बात करें तो बच्चों को किस तरह का लंच कंज्यूम करना चाहिए, उसमें ये आता है कि आप उसमें प्रोटीन का पार्ट लाजमी ऐड करें। ठीक है, कार्ब्स का जो कि बहुत नेसेसिटी है, जो कि ब्रेन को फ्यूल प्रोवाइड करता है। आप ब्रेड में सैंडविच बना सकते हैं, जैसे कि बच्चे प्रोसेस फूड ज़्यादा खा रहे हैं तो आप चीज़ ऑमलेट बना के दे सकते हैं। अब बच्चे के अंदर आयरन की कमी है, आयरन में आप उसमें ऐड करें, बहुत स्पिनिच ऐड करें, केल ऐड करें, जो कि आयरन रिच वेजिटेबल्स हैं, मशरूम्स ऐड करें। अब कैल्शियम का भी इशू आ रहा है, अंडे में ऑलरेडी इंटरनेशनल यूनिट्स में अमाउंट में प्रेजेंट होता है विटामिन डी। ठीक है, नेक्स्ट आप उसमें जब आप मिल्क ऐड कर देंगे, वो एक प्रॉपर एक अच्छा मिल्क जो है अंडे के साथ रिएक्ट करेगा, अच्छी प्रोटीन का बाइस बनेगा, देन आप उसको ब्रेड में लगा के एज अ गुड टोस्ट की तरह आप उसको बच्चे को दे सकते हैं, जो कि वो हैप्पीली खाएगा भी एज अ कंसीडर फॉर अ जंक फूड। ठीक है, अच्छा ये बताएं कि अगर घर का खाना वो बिल्कुल भी नहीं खाते तो हम ऐसी कौन सी फ़न और हेल्दी चीज़ें अपने घर में बना सकते हैं। जैसे कुछ माएँ हैं वो नगेट्स घर में बना लेती हैं, वो बाहर से नहीं लेके आती। फिर इसी तरह पिज़्ज़ाज़ और ये सारी चीज़ें भी वो घर में बना लेती हैं। ऑब्वियसली हम उसको फुली तो नहीं अवॉइड कर सकते, अगर वो डो बाहर से लेंगी तो बाकी चीज़ें वो घर में बना लेंगी और थोड़ा हेल्दी कर देंगी। जैसे आपने सैंडविच की बात की तो मशरूम सैंडविच और ये सारी चीज़ें बना देंगी। तो इस तरह के थोड़े से हमें फ़न और हेल्दी स्नैक्स बताएं। सबसे पहले अगर बात करें तो बच्चों को, जो बच्चे ज़्यादा कंजप्शन करते हैं, पिज़्ज़े की बहुत ज़्यादा कंजप्शन कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर आप इसी तरह आप एक रोटी ले लें जिसको आप थोड़ा अच्छी डो जो है उसकी थोड़ी लाइक थिक रखें, थिक में तरह बनाएं, देन आप उसको एयर फ्रायर में करके उसके ऊपर आप चीज़ के स्लाइसेस लगा के, ठीक है, वेजिटेबल्स वगैरह लगा के, ठीक है, अंडे की कोटिंग करनी है, जस्ट वो लगा के आप उसको टाइमर लगा के सेट करके रख सकती हैं, एज अ पिज़्ज़ा कंसीडर करके आप बच्चे को खिला सकती हैं। देन हमारे पास अगर देखा जाए बच्चे बर्गर की कंजप्शन बहुत अच्छी कर रहे होते हैं, आप वही घर में अगर आप शामी कबाब वगैरह रख के आप हेल्दी ऑयल में करके, लो ऑयल में बना के आप बच्चे को, और घर के बने हुए ज़्यादा वेजिटेबल्स उसमें ऐड करके, इससे ये होगा कि बच्चे भी वेजिटेबल्स भी आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, उसमें सेसमिक सीड ऐड करें जो कि कैल्शियम इनरिच है। देन हमारे पास बहुत से ऐसे सीड्स होते हैं, फ्लेक्स सीड्स ऐड करें जो कि घुटनों के लिए बहुत बेस्ट होते हैं, क्योंकि बच्चे की डेवलपमेंट की एज है, उनका खाने के दिन है, ताकि वो आगे जाके इसको यूटिलाइज कर सकें। डिफरेंट जो है छोटी छोटी सी चीज़ें जो है ना, वो काफ़ी पॉइंट्स मिलके अच्छा एक कंसीडर मील बना देती हैं, जो कि बच्चे की डेवलपमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करती है। बिल्कुल। अच्छा, तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बिल्कुल अवॉइड करें, बच्चों को ना दिया करें या कम दिया करें उनके लंच में? सबसे पहले अगर देखा जाए बेवरेजेस, ठीक है, और एक डीप फ्राई चीज़ है। आप अगर फ्राइज़ भी जो पेरेंट्स हैं उनको अगर घर में भी बना के दे रहे हैं ना, तो वो उनमें ये कर रही हैं कि बहुत डीप फ्राई बना के दे रहे हैं। आप एयर फ्राई कर लें उनको, एयर फ्राई भी कर सकते हैं। अगर एयर फ्राई नहीं है तो आप बच्चे को स्टीम फ्राई करके भी दे सकते हैं। ठीक है, आप उसको हल्का सा ऑयल डाल के सिलिकॉन पैन में आप उसको थोड़ा सा पानी डाल के, लाइक उसको जो स्टीम पानी जो भी उसकी स्टीम होगी उससे आप उसको कुक करें। ठीक है, बेवरेजेस से अवॉइड करें, क्योंकि आपने देखा होगा कि अब दिन ब दिन बच्चों में प्यूबर्टी का जो डेवलपमेंट की एज है दिन ब दिन बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, जो कि बेवरेजेस की वजह से मोस्टली, और डेली बेसिस पे जंक फूड की कंजप्शन भी। और बाद में जो बाहर के स्नैक्स खा रहे हैं, ठीक है, कुछ नहीं खाते, ब्रेकफास्ट नहीं करते, सीधा स्कूल जाके स्नैक्स लेके खाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, वो हमें बंद करना चाहिए। देन हमें जितनी भी डिफरेंट च्युइंगम वगैरह है जिसको वो खाने की बजाय, जिससे वो अपना दूसरी चीज़ों से पेट भर रहे हैं, हमें इसको खाने, एक्चुअल जो वैल्यू ऑफ न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करें। ठीक है। अच्छा, बच्चे ना अक्सर लंच में कहते हैं कि चॉकलेट लाजमी होनी चाहिए या कैंडीज़ होनी चाहिए, तो इसका क्या हेल्दी ऑल्टरनेट हो सकता है? हेल्दी ऑल्टरनेट इसमें यह है कि हम डेट्स की बॉल्स बना सकते हैं। ऐसे नाउ कि जैसे ऑलरेडी वो आयरन एंड रिच है, उसमें हम नट्स ऐड कर सकते हैं ताकि नट्स की कंजप्शन ज़्यादा अच्छे से हो सके। ठीक है, और देन अगर हम बात करें बाकी कुकीज़, कुछ ऐसी घर में बना सकते हैं जो उनकी मीठे की क्रेविंग अच्छे से इन्हेंस कर सके, इम्प्रूव कर सके। ठीक है, और ओट्स की कुकीज़ बहुत अच्छी होती हैं जो कि बच्चों के अंदर अगर फाइबर का प्रॉब्लम चल रहा है, कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम चल रहा है, उसको भी इम्प्रूव करेगी। एंड जैसे कि डेट्स का बताया है, आलमंड्स का अगर मिक्सचर करके विटामिन डी और आयरन दोनों चीज़ें उनको मिल रही हैं। और अगर चॉकलेट की बात करें, अगर डार्क चॉकलेट दी जा रही है तो बहुत बेस्ट है मैग्नीशियम के लिए, लेकिन ज़्यादा नहीं। ठीक है, आप उसको दें। अगर आप देखा जाए तो इन सब चीज़ों को ज़्यादा कंज्यूम करने की बजाय उनके जो दांतों में इफेक्ट्स आना शुरू हो गए हैं। ठीक है, अब काफ़ी बच्चों में आना शुरू हो गया, पहले नहीं का प्रॉब्लम जी बिल्कुल। तो इसको चाहिए कि आप इसको हेल्दी वे में लेके जाएं, दें ज़रूर, लेकिन एक लिमिट में, एक टाइम में।
ठीक है। अच्छा रमशा, ये बताएं कि बच्चे ना वेजिटेबल्स नहीं खाते जी। और सैलड्स भी नहीं खाते, तो हम कैसे बच्चों को आदत डालें कि वो सैलड्स भी खाना शुरू हो जाएं और वेजिटेबल्स को भी, मतलब वेजिटेबल्स उनको पसंद आए? बेसिकली जिस तरह हम एक इन्वायरमेंट को चूज़ कर रहे हैं हमारे बच्चे, उसमें पास्ता, ठीक है, स्पेगेटी, इन तरह की चीज़ों में वेजिटेबल्स बहुत हैं। आप बच्चे को इंट्रोड्यूस कराएं, ज़रूर करवाएं, लेकिन उसमें आप एक दिन वेजिटेबल्स कम रखें, नेक्स्ट डे आप उसको इंक्रीज करते जाएं, देन ठीक है, उनका टेस्ट डेवलप हो जाएगा। सबसे पास्तास में या मैक्रोनीज में नेक्स्ट हमारे पास मेन फैक्टर आता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं, जिसको हम अडल्टहुड में अभी आ रहे होते हैं, ठीक है, और उनमें ये होता है कि वेजिटेबल्स कंजप्शन की आदत ही नहीं होती, क्योंकि हमारे जो पेरेंट्स होते हैं कभी भी उन्होंने हमें कैरेट बॉईल करके नहीं दी हुई, क्योंकि हम उनको लगता है कि हम फीकी लग रही है, हमें क्यों दे, ठीक है। सेम एज इट और डिफरेंट तरह की वेजिटेबल्स हैं, उन्होंने कभी हमें पीस बॉईल करके नहीं दिए कि आप सैलड में ऐड करके खाओ। आपने देखा होगा बच्चे कुछ पीस अलग कर रहे होते हैं प्यूरी में से, ठीक है, सेम एज इट फैक्टर आ जाते हैं। आप बच्चे को स्लोली इंट्रोड्यूस करवाएं, एग फ्राई राइस में ऐड करवाएं कि ये वेजिटेबल, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाए, उसमें बेनिफिट्स बताए जाएं कि कौन सी चीज़ के बेनिफिट्स हैं और कौन से नहीं। और ये भी देखा जाता है, घर का इन्वायरमेंट बहुत मैटर करता है कि आपके घर में किस चीज़ को किस तरह से देखा जा रहा है। कुछ अगर पेरेंट्स में से हैं कि मैं वेजिटेबल नहीं खाऊंगा, सेम एज इट बेटा भी कहेगा मैं ये वेजिटेबल नहीं खाऊंगा, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो इस पे भी थोड़ा अच्छा, वेजिटेबल को हम बॉईल करके दें, जैसे आपने कैरेट की बात किया, तो कैरेट्स को कट करके उसको बॉईल करें और बच्चों को दें हम? नहीं, कट ना करें, आप उसको वैसे ही बॉईल करें, देन उसको मैश करके छोटे से बच्चे को आप दे सकते हैं, ठीक है। और देन आप इसी तरह बाकी जो ये तो हमारे पास आके जो बिल्कुल 6 माह के बच्चे होते हैं, ये बॉइल्ड पोटैटोस तो खा लेते हैं बच्चे, वो तो शौक से खा लेते हैं, अगर थोड़ा सा हल्का सा मसाला उस पे लगा दें या सिंपल भी खा लेते हैं। अब मसाले की बात करें, हमने बच्चों को मसाले पे लगाया तो मसाले खा रहे हैं, एग्जैक्टली, ठीक है। अगर हमने नहीं लगाया होता, वो जिस तरह है वो खा लेते हैं, ब्लैंड भी खा लेते हैं, ठीक है। अब एक बच्चे की एज होती है जिसमें आप 6 मंथ से लेके 2 ईयर तक, ठीक है, वो फूड कंजप्शन कर रहे होते हैं, उनको नहीं पता होता हम क्या खा रहे हैं, हम जो उसको दे रहे हैं बस उन्होंने वो खाना है। इसमें कभी भी आपको चीनी इंट्रोड्यूस नहीं करानी चाहिए, कभी भी साल्ट इंट्रोड्यूस नहीं कराना चाहिए। अच्छा, अभी 6 माह से लेके 2 साल तक न्यूट्रल रखा जाए। देन आप बच्चे को दें और फिर आप प्रेफरेंस बताएं कि इसमें सोल्ट है, इसमें शुगर है, देन उसको डेवलप करना शुरू कर दें कि ये वेजिटेबल्स है बेटा, ये इसके ये बेनिफिट्स है, ये आपने खाने हैं, ठीक है। देन पेरेंट्स को भी इस पर थोड़ी वर्किंग करना शुरू कर देनी चाहिए। नट्स जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है, नट्स इंट्रोड्यूस करवाना शुरू कर देनी चाहिए। सिरिलैक में, मिल्क में आप उसका पाउडर बना के उनको जो है कंज्यूम करवाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि उनके ब्रेन डेवलपमेंट को जो कि जेनेटिव होती है, बच्चों की पकड़ने की, फोकस करने की जो होती है एज, वो बेसिकली वही होती है। उसमें अगर इम्प्रूवमेंट आ जाए तो फर्दर भी इम्प्रूवमेंट आती रहती है, अगर तब भी वीकनेस हो तो फिर फर्दर चलती है। अच्छा रमशा, अक्सर ना बच्चे दूध नहीं पीते, उनको दूध का टेस्ट नहीं अच्छा लगता, या वो कहते हैं कि अगर दूध उनको दे भी तो बहुत ज़्यादा मीठा दूध चाहिए होता है उनको, या अंदर कोई हम चॉकलेट पाउडर और ये चीज़ें ऐड कर दें। तो जो बच्चे बिल्कुल दूध नहीं पीते, एक तो ये भी बताएं, ये जो हम चीज़ें ऐड करते हैं अंदर, दूध में बहुत ज़्यादा चीनी ऐड कर देते हैं, या हम ऐड कर लेते हैं जो पाउडर आते हैं वो ऐड कर देते हैं, एक तो बता दें कि ये सही है, ये हेल्दी है, या इनके कोई नुकसानात हैं, और साथ साथ जो बच्चे बिल्कुल दूध नहीं पीते उनको हम कैसे इस तरफ लेके आए कि वो दूध पीना स्टार्ट कर दें? बेसिकली अगर ये मेन चीज़ आती है कि आप बच्चे को किस तरह इंट्रोड्यूस, अब ना जो बच्चे होते हैं फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न बेबी होते हैं, आपने उनको फार्मूला मिल्क भी लगाया हुआ है, ठीक है, आपने उनको काउज मिल्क जिसको बॉयल मिल्क कहा जाता है उस पर नहीं लगाया हुआ, तो वो डायरेक्टली अब काउज मिल्क पे नहीं लग सकते। फार्मूला मिल्क कंज्यूम करते आए हुए आप उसको कैसे आप लगा सकते हैं बॉयल मिल्क पे, ठीक है। आप उसको स्लोली इंट्रोड्यूस कराएं एज अ कस्टर्ड की फॉर्म में, ठीक है, एज अ सागुदाना की फॉर्म में, ठीक है, एज अ पोरिज की फॉर्म में आप उसको आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। जैसे कि चावल जो है उसमें दूध ऐड करके, जो कि हमारे गेस्टेशनल हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है, आप उसको स्लोली इन चीज़ों के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाएं, ठीक है। अगर आपका बच्चा फिर भी मिल्क कंज्यूम नहीं कर रहा तो आप उसको जो फार्मूला मिल्क दे रहे हैं आप फर्दर भी उनको फार्मूला मिल्क दे सकते हैं, कोई इतना इशू नहीं है, आप उसको दूध में ऐड कर सकते हैं। या जो बच्चा दूध नहीं कंज्यूम करता, फॉर अ टेस्ट ऑफ फार्मूला मिल्क आप काउस मिल्क लें, उसमें 1 या 2 टेबलस्पून उसमें बॉयल मिल्क में आप जो है फार्मूला मिल्क भी ऐड कर सकते हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और इम्प्रूव हो जाती है। और इसमें ये होता है कि बच्चे का जो टेस्ट भी आना डेवलप होना शुरू हो जाता है बच्चे का मिल्क पे। फॉर एग्जाम्पल टोटली आपका बच्चा नहीं कंज्यूम कर रहा, आप उसको कैल्शियम इनरिच चीज़ों पे लगाएं, जैसा कि मैंने बताया सागुदाना वो वैसे कैल्शियम इनरिच है, उस पर लगा दें, ठीक है। फिर आप पास सफ़ेद तिल आते हैं, आप जब भी आप रोटी बनाएं उसमें आप पिंच अमाउंट में ऐड कर दें ताकि उससे भी आपको न्यूट्रिशन मिल सके। डिफरेंट तरह के फैक्टर्स, आलमंड्स हैं, आलमंड्स पे लगाएं, अंडा जो है आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है, बच्चे को उस पर ज़रूर लगाएं, ठीक है।
तो हेल्दी लंच बॉक्स आइडियाज़ के हवाले से बात कर रहे थे हम। जो बच्चे स्कूल जाते हैं अमूमन उनको जो लंच बॉक्स है उसमें प्रोसेस फूड्स या जंक फूड वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, लेकिन अगर सिंपल खाना वो उनको बिल्कुल पसंद नहीं आता। तो आज हम उसी हवाले से बात कर रहे थे कि हम घर में हेल्दी जो स्नैक्स हैं या फ़न लंच आइडियाज़ हैं वो हम घर में बैठे कैसे बना सकते हैं। और हमारे साथ मौजूद थी डाइटिशियन रमशा लतीफ़। बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब और आज हमारे साथ एक ख़ास गेस्ट मौजूद हैं जो बहुत खूबसूरत और तख्लीकी काम करती हैं। ये मुख्तलिफ घरेलू और पुरानी चीज़ों को इस्तेमाल करके खूबसूरत डेकोरेशन आइटम्स बनाती हैं। रिसाइकल डेकोरेशन एक ऐसा फ़न है जिसमें बेकार चीज़ों को नए और दिलकश अंदाज में तब्दील किया जाता है और इससे ना सिर्फ घर की सजावट बेहतर होती है बल्कि माहौल को साफ़ रखने में भी मदद मिलती है। हमारी गेस्ट अपनी मेहनत और तख्लीकी सोच से आम चीज़ों को ख़ास बना देती हैं जो वाकई काबिल तारीफ़ है। और हमारे साथ मौजूद है नौशीन अकरम और इनको वेलकम करते हैं और इनसे बातचीत का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा नौशीन, अपने बारे में बताएं कि क्या करती हैं आप? करती तो मैं बहुत कुछ हूँ लेकिन इस टाइम में आपको जो अभी मेरे पास मौजूद है मैं उसके बारे में आपको बताऊँगी। जी बताएं। मेरे पास कुछ जैसे हम इस्तेमाल करके जो चीज़ फेंक देते हैं, मेरी कोशिश होती है वो फेंकी ना जाए। ठीक है। मैं उसको कुछ ऐसी उसके साथ इनोवेशन करूँ कि उसको लोग उसको अपने घर की एक जीनत बना लें, एक डेकोरेशन पीस बना लें। जैसे ये एक बोतल है, वाइन बोतल है, ये पीने के बाद ख़त्म है, बेकार है। तो मैं इसको डेकोरेशन, इसको लेसिस के साथ और जूट्स के साथ और डिफरेंट आइटम्स के साथ मैं इसको डेकोरेशन पीस बनाती हूँ, रिसाइकिल कर देती हूँ ना। जैसे ये मैंने पेंटिंग किया है, इसको पेंट कर दिया और ये एक बन गया, मेरे पास वाज बन गया है। हम इसको किसी भी लाइटिंग इसके अंदर कर सकते हैं, डिफरेंट आइटम्स टाइप्स के साथ हम इसको बना सकते हैं। इसके अलावा मेरे पास ये एक मटका है, इसको हम बड़े शौक से मटका टी पीते हैं, मटका चाय, वो पीने के बाद ये वेस्ट है। अब तो बहुत कुछ आ गया, मटका फ्राइज भी आ गया, मटका बिरयानी भी आ गई है लेकिन वो जो मटका वेस्ट होता है ना, ये सारी चीज़ों के बाद, ये वो मटका है। ठीक है। ये हम इकट्ठा करते हैं होटल से और जो ढाबा वगैरह है, चाय ढाबा, वहाँ से लेके हम इसको अपने मुताबिक साफ़ सुथरा करके उसके बाद हम इसको वॉल हैंगिंग बनाते हैं। इंटरेस्टिंग। ठीक है। डिफरेंट टाइप से डिफरेंट डिज़ाइन है इस तरह, ये हमारी होती हैं। और फिर प्लास्टिक पेरिश होता है, वो एक देखने में बस एक पाउडर है। ठीक है। उसको यूज़ हम डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं और मैं भी डिफरेंट टाइप से करती हूँ। वो मैंने एक छोटी सी अपनी एक वॉल हैंगिंग, घर को खूबसूरत, गार्डन को खूबसूरत, अपने टेरेस को खूबसूरत करने के लिए ये छोटी सी एक वॉल हैंगिंग रेडी की है। वेरी प्रीटी। ये सब कुछ आप खुद बनाती हैं? मैं खुद बनाती हूँ। और कितना टाइम लगता है एक चीज़ को बनाने में? एक चीज़ को बनाने मैं एक चीज़ नहीं बनाती, मैं फिर जब बनाने लगती हूँ तो फिर मैं क्वांटिटी में काम करती हूँ। नहीं, लेकिन हम स्टार्ट तो एक चीज़ से करते हैं ना, तो एक चीज़ बनाने में कितना टाइम लगता है? बनाने में तकरीबन 15 से 20 मिनट मुझे चाहिए होते हैं एक चीज़ रेडी होने में। ठीक है। 15 से 20 मिनट में। अभी हमारे पास कपड़े होते हैं जो अक्सर हमारे दर्जी भी होते हैं और घर में भी औरतें काम करती हैं ना कपड़े सिलाई का, तो वो जो कपड़ा बचता है वो वेस्ट है। बिल्कुल ऐसे है, जल जाएगा या कचरे में जाएगा या डस्टिंग वाला कपड़ा बन जाता है ऑब्वियसली घरों में। तो मैं वो नहीं होने देती, मैं वो भी उनसे लेती हूँ और ये खूबसूरत चीज़ें रेडी करती हूँ। हम अब अपने बारे में नहीं ना सोच सकते, घरों के बारे में नहीं सोच सकते, अपने बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए। आपने इस डॉल के कपड़े बना दिया उससे? ये स्टफिंग एवरीथिंग जो सब कुछ आपने वेस्ट मटेरियल से किया है। इसके अंदर कोई स्टफिंग खास वाली नहीं है। इसके अंदर भी जो स्टफिंग है वो भी ये हमारे जो कपड़े बचे होते हैं ये वही हैं। ठीक है। और ये पशम वगैरह जो होती हैं ये थोड़ा बहुत स्पेशल भी यूज़ करना पड़ता है। और ये भी लेसिस जो बची होती हैं, ये वॉल हैंगिंग है। ये कपड़े को करने के बाद वही वेस्ट कपड़े को इसके ऊपर रैप करने के बाद गोटी के साथ बनाया गया और फिर लेसिस के जो छोटे पीसेस हमारे पास बचे होते हैं ये उसके साथ है। ठीक है, इंटरेस्टिंग। ये भी हमारे पास एक वॉल हैंगिंग, बेसिकली मुझे जो है ज़्यादा इंटरेस्ट वो वॉल हैंगिंग में है।
मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉल हैंगिंग और घरों पे लटकी हुई चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। अच्छा, Garden पेंटिंग का बताएं, जैसे आपने ये जो बॉटल है, ग्लास बॉटल, इसको पेंट किया है, तो इसके अलावा भी आप किसी चीज़ पे पेंटिंग करती हैं, जैसे मुख्तलिफ और भी बॉटल्स होती हैं? ये मैंने ये भी पेंटिंग किया ना, ये पेंट किया और कपड़ों पे भी करती हैं आप? जी, कपड़ों पे करती हूँ। कपड़े मैं ऑर्गेनाइज भी करती हूँ, और अपने भी मेरे होते हैं, जो मेरे अपने होते हैं वो ज़रा अच्छा स्टफ़ होता है मुझे लगता है, और उसमें कपड़ा भी मैं थोड़ा ज़्यादा दे देती हूँ। और वो ये एक दुपट्टा और कस्टमाइज भी करती हैं? कस्टमाइज भी करती हूँ मैं। ये आपने सारा खुद पेंट किया? जी, मैंने खुद पेंट किया है। इसका कुछ का डाई भी मैं खुद ही करती हूँ। अच्छा, कभी घर में ही करती हैं? जी जी, डाई भी खुद ही करते हैं। जैसे अगर मुझे कोई कलर मैच नहीं हो रहा, बाज़ार से नहीं मिल रहा, वो बाय करने गई हूँ, नहीं अच्छा कलर मिला, तो फिर मैं कलर मिक्सिंग वगैरह करके और अच्छा डाई खुद अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना सो इंटरेस्टिंग। ये मेरा खुद बहुत प्यारा लग रहा है। और कितना टाइम लगा था आपको इसको बनाने में? इसको तकरीबन 1 से 1.5 दिन लग जाते हैं। ये भी बहुत प्यारा है और कलर भी बहुत ज़्यादा प्यारा है। ये बेसिकली ये मेरा फेवरेट है, इसका कलर और इसका जो, क्योंकि वैसे भी ये लाइट कलर है ना, तो इस पे जो पेंटिंग हुई हुई है और जो आपने मिरर वर्क किया हुआ है वो उठ रहा है, खिल रहा है, बिल्कुल खिल रहा है ना, ये है। और इसके बाद हम हर चीज़ को यूज़ में ला रहे हैं, तो हम इंजेक्शन की बोतल को क्यों ना यूज़ में लाएं। अच्छा। और ये है मेरी वो चीज़, ये जो हम इंजेक्शन लगवाने के बाद बिल्कुल वेस्ट हो जाता है, इसके ऊपर तो बैन भी हो जाता है ना। तो आप क्या करती हैं, डॉक्टर से ले लेती हैं? हाँ जी, ये क्लिनिक हॉस्पिटल से मैं इसको बाय करती हूँ। बाय भी नहीं, अगर वो मतलब मुझे बेचना चाह रहे हैं तो मैं ख़रीद भी लूँगी। अच्छा। लेकिन यह है कि वो अगर मतलब मैंने कांटेक्ट किए होते हैं उनसे लेती हूँ ये, फिर इसको नीट शीट करके अपने मतलब क्लीनिंग सैनिटाइज वगैरह करती हैं? हाँ जी, और उसके बाद रिसाइकलिंग में ये मेरे पास ये रेडी हो जाता है। ओके, तो ये आपको आइडियाज़ कहाँ से आते हैं? आपके खुद के आइडियाज़ हैं, कोई हेल्प आउट करता है आपको इसमें? जी, मेरे हस्बैंड हेल्प आउट करते हैं मुझे। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह। कभी होता है कि मतलब अगर एक चीज़ बनाते, कभी आप जब काम करने लग जाते हैं ना, तो आपका एक काम करते वक्त बहुत से आइडियाज़ आने लग जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जैसे आप अभी आप पेंटिंग कर रहे हैं ना, तो आपको ये पेंटिंग करते करते आइडिया आ जाएगा कि मैं नेक्स्ट पे क्या काम करूँगी, या उस पे मोटिव क्या होना चाहिए, कॉम्बिनेशंस क्या होने चाहिए। ये आपको काम करते करते खुद ही आइडिया, जब क्रिएटिविटी स्किल्स पॉलिश होने लग जाते हैं, पॉलिश होने लग जाते हैं ना, ये वही मतलब आप पॉलिश होते होते फिर एक नए आइडियाज आने लग जाते हैं। रोज रोज काम करे तो वैसे भी इंसान थोड़ा प्रो हो जाता है, ऐसे ही है। तो आपको आइडिया कैसे आया, पहली बार आपने कब किया, इस हवाले से भी बताएं। पहली बार तो मैं बेसिकली आर्किटेक्ट हूँ। अच्छा, इंटरेस्टिंग। और जब हमारे आपने प्रॉपर स्टडी की है, डिग्री ली है, ठीक है। और जब फाइन आर्ट की क्लासेस होती थी, मैं उसमें इंटरेस्टेड थी। जाके अक्सर स्टूडियो में जाके बैठ जाना और उनकी मैम की हेल्प करना कि चले मैं थोड़ा सा कर दूँ, या देख लेना, और ख़ुद घर में रेडी करना, और फिर मॉडल्स वगैरह बनाने, ये छोटा छोटा काम करते रहना। उसके बाद जब मैं आफ्टर मैरिज, मेरे हस्बैंड आर्टिस्ट थे, वो ये बनाते थे, करते थे, तो फिर थोड़ा थोड़ा मेरा भी दिमाग चलता था। तो फिर हम दोनों ने मिल के मतलब यार इस तरह नहीं, थोड़ा इस तरह भी होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। तो फिर हम मिलते मिलते फिर हमारा काम ज़्यादा हो गया और आइडियाज़ भी ज़्यादा हो गए। दैट्स सो ग्रेट। अच्छा, आप हमें कुछ बना के भी दिखाएंगे अभी? जी, मैं आपको एक बोतल रेडी करके दिखाऊंगी। जी, पेंटिंग करके दिखाऊंगी। तो आप हमारी जो बोतल है उसको आपने स्टार्ट कर दिया बनाना, तो अब आप इस पर पेंट कर रही हैं, राइट? तो पेंट्स कौन से यूज़ कर रही हैं आप? पेंट्स मेरे पास मास्टर्स पेंट्स होते हैं। अच्छा। इसकी जो बेस है वो नीचे मास्टर्स की है, इसलिए इसके ऊपर जो है वो पेंट भी मास्टर्स के यूज़ होंगे। एक्रेलिक जो है वो भी रबर बन के निकल जाएंगे। फिर ये चीज़ों को थोड़ा सा मद्देनज़र रखना पड़ता है कि हम पायदार काम कैसे जाएगा, लॉन्ग लास्टिंग काम हम कैसे कर सकते हैं। ये नहीं ना कस्टमर के घर जाए तो वो ख़राब हो जाए, वो कल को कहता हो कि ये अजीब बंदी थी, क्या करके दे गई है। तो ये कितनी देर तक लास्ट करते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है? जी जी, ये जब तक आप नहीं इसको ख़राब करेंगे ये नहीं होगा। अच्छा, खुद से ख़राब नहीं होगा? नहीं होगा। ठीक है, तो अब आप हमें दिखाएं क्या कर रही हैं आप, कहाँ तक पहुँचा आपका पेंट? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, थोड़ा सा इसके ऊपर बेल बना रही हूँ। जी जी, आप करें कंटिन्यू। तो आपको अच्छा फीडबैक आ रहा है, आपका काम सही चल रहा है? जी, बहुत अच्छा इसका फीडबैक आ रहा है। वैसे जो मोस्टली है ना, ये मेरा नॉर्दर्न में जाता है ये सारा। जैसे ये की चेन्स है ना, पश्चिम की चेन्स हैं, और अक्सर लोगों को ये होता है कि ये एम्ब्रॉयडरी हुई है, ये अलग से बनाया गया है, ये पश्चिम का होता है। ठीक है। तो जब लोग वहाँ से ले के आते हैं तो कहते हैं बहुत ख़ास चीज़ ले हैं पंजाब में,
बेसिकली ये पंजाब से हमारा ही एक प्रोडक्ट है जो बन के जा आपका वहाँ जाता है, फिर वो वहाँ से खरीद के यहाँ ले आते हैं, सेल करके लेके आ रहे होते हैं। ठीक है। पर्सेस होते हैं जैसे अक्सर हम कहते हैं सिंधी पर्स है, और ये वो सिंधी ही नहीं होता, वो एनिमेशंस होती हैं क्रिएट की होती हैं। लेकिन वो आई गेस प्रिंट्स जो होता है ना, वो उनकी उसकी खास एसोसिएशन है सिंध से, या कुछ बलोची प्रिंट्स हैं। बिल्कुल ऐसी है जैसे हम रवायात होती हैं ना हमारी, तो रवायती चीज़ें। बेसिकली मेरे पेज का भी नाम मैंने इसलिए ट्रेडिशनल ऑफ पाकिस्तान रखा है। मैं थोड़ा सा अपने काम को ट्रेडिशनल लुक भी देना चाहती हूँ, यहाँ ट्रेडिशनल में भी लाना चाहती हूँ ना। जैसे ये है, ये छोटा सा वेरी क्यूट, ये आपने खुद बनाई है? जी, ये पशम की है, ये पशम में बनी हुई है सारी, खुद ही बनाई है। इसके ऊपर पेंटिंग। तो ये तो फिर इंटरनेशनल ऑर्डर्स भी आते होंगे आपको, क्योंकि बाहर के लोग बहुत पसंद करते हैं इस तरह की चीज़ें। क्योंकि मेरी अपनी फैमिली जब आती है बाहर से, तो वो पूरा एक सूटकेस भर के लेके जाती है, ऐसी चारपाइयाँ और ये छोटी छोटी की चेन्स और ये जो डोर हैंगिंग है, ये सारी चीज़ें वो लेके जाते हैं अभी तक। और फिर मिनी पाकिस्तान बनाया होता है उन्होंने एक कॉर्नर को घर के, राइट? ये है, अभी तक इंटरनेशनल लेवल लोग आए हैं, लेके गए, अभी तक ऑर्डर नहीं आया। होप्स हो के वेल होगा मेरे लिए भी ये। लेकिन ये लेट्स होप फॉर द बेस्ट। चलें, आप साथ साथ कंटिन्यू करें और बताती जाएं कि आप क्या कर रही हैं। और वैसे अंदाज़न आपको ये जो बॉटल में आप पेंट कर रही हैं, आपको कितना टाइम लगता है इसको करने में? क्योंकि आप तो अब क्योंकि आपको अब प्रैक्टिस हो गई है ना, अब रोज़ का काम है। लेकिन अगर कोई स्टार्ट कर रहा है, तो आपको क्या लगता है कि कौन सी ऐसी गलतियाँ हैं जो उसको नहीं करनी चाहिए, और आप क्या टिप्स देंगे उन लोगों को जो अभी स्टार्ट कर रहे हैं, बिगनर्स हैं? उनको मैं ये टिप्स दूंगी कि आप जो बेसिकली ये जो ब्रश है ना, इसमें आपकी सारी कलाकारी है, आपके फिंगर्स में है। आप इसको होल्ड करना जान गए हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। विद इन 5 मिनट्स भी में भी ये काम हो सकता है। लेकिन ये है कि हम लोग मतलब जब काम शुरू किया था, तो वो फिर एक नफासत का भी ख्याल रखना होता है कि किस तरह वो मतलब प्रैक्टिस से तो आ ही जाती है, प्रैक्टिस से आ जाती है ये है। और बिगनर्स से मैं यही कहूँगी कि कलर स्कीम को पहले सीख लें, फिर सब कुछ ईजी है। आपको खुद कौन से कलर्स हैं या कौन से मटेरियल्स हैं जो ज़्यादा पसंद है? आप साथ साथ इसको कंप्लीट करें। हाँ, मुझे बेसिकली जो है ना, वो फैब्रिक पेंट्स और फैब्रिक काम ही पसंद है। मैं वो करती रहूँ तो मुझे वो ज़्यादा पसंद है कि मेरा फेवरेट वर्क वो है फैब्रिक पे। ठीक है, चलें, बस जितना हो गया आप दिखा दें। जी बस एक दफ़ा थोड़ा सा अभी इसी तरह थोड़ा सा इसके ऊपर फ्लावर्स और बेल्स वगैरह, वो तो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आप कुछ भी कर सकते हैं। जी जी, ऐसे ही है। ठीक है, तो हम होममेड रिसाइकल डिकोर के हवाले से बात कर रहे थे। बहुत सी चीज़ें आपने देखी हैं और लाइव भी आपको करके दिखाई हैं। हमारे साथ मौजूद थी नौशीन अकरम, बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की जानिब। और गर्मियों का मौसम शुरू होते ही जहां दर्जा हरारत बढ़ जाता है, वहीं अपने लिबास का इंतखाब भी एक चैलेंज बन जाता है। अगर लिबास का दुरुस्त इंतखाब ना किया जाए तो ये बेआरामी और गर्मी में इजाफा भी कर सकता है। ख़वातीन के लिए ज़रूरी है कि वो ऐसे कपड़े पहने जो ना सिर्फ हल्के और आरामदेह हों, बल्कि इन्हें धूप, पसीने और गर्मी से भी महफूज रखें। साथ ही स्टाइल, रंगों का इंतखाब और फैब्रिक का सही इस्तेमाल एक ऐसी लुक देता है जो सादा होने के बावजूद बावकार और ट्रेंडी नज़र आती है। और आज के इस सेगमेंट में हम जानेंगे कि गर्मियों में किस तरह के कपड़े, फैब्रिक्स, रंग और स्टाइल्स अपनाए जाएं ताकि आराम भी रहे और लुक भी बेहतरीन हो, और ऑफिस जाने वाली ख़वातीन अपनी प्रोफेशनल और क्लासिक लुक भी बरकरार रख सकें। और मेरे साथ मौजूद है इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। अच्छा हामिद साहब, सबसे पहले तो बताएं कि जैसे एकदम से गर्मी आ गई है और मौसम जो है वो बहुत ही ज़्यादा गर्म हो गया है, तो इसमें जो हम फैब्रिक्स हैं वो कौन से इस्तेमाल करें? सबसे पहले फैब्रिक्स के हवाले से हम बात कर लेते हैं। देखिए, जो समर में ड्रेसिंग इज़ नॉट अबाउट फैशन, इट्स अबाउट कंफर्ट, इट्स अबाउट ब्रीदेबिलिटी, इट्स अबाउट चूजिंग द राइट फैब्रिक। ब्रीदेबल फैब्रिक होना चाहिए जिसमें नेचुरल फैब्रिक्स जो हैं वही बेहतर हैं, जिसमें कॉटन है, जिसमें लिनन है, लॉन है। सो आई थिंक दे आर द बेस्ट फैब्रिक्स फॉर समर। अगर आपने वॉशिंग वगैरह मैन के लिए अगर आपने यूज़ करना है तो लाइट वेट वॉशिंग वेयर हो सकती है, बट मेन फोकस इज़ ऑन ब्रीदेबिलिटी।
और जब आप नेचुरल फाइबर में जाते हैं तो उसमें अल्लाह ताला ने ब्रीदेबिलिटी ऑलरेडी बिल्ट इन की हुई है। फॉर एग्जांपल जितने भी सिंथेटिक फैब्रिक्स हैं पॉलिएस्टर जिनमें ज़्यादा वो ब्रीदेबिलिटी नहीं है और बड़े वो अनकंफर्टेबल होते हैं, जैसे आपने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा। तो इसमें जो कलर्स हैं उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है कि कौन से कलर्स होने चाहिए, कलर्स राइट होने चाहिए। अब जैसे डार्क कलर्स हैं तो दे अब्जॉर्ब हीट ऑब्वियसली, तो वैसे भी ज़रा गर्मियों में थोड़ा सा, अनलेस कि आप एक प्रोफेशनल हैं, आपने सूट पहनना है, आपकी बोर्ड मीटिंग है, तो ऑब्वियसली उसमें तो आपको आप वाइट सूट तो नहीं पहन के जा सकते मीटिंग में। और समझ में वैसे भी डार्क कलर्स ना बहुत टायरिंग से लगते हैं या देख के घबराहट सी महसूस होती है, पता नहीं मुझे तो होती है, बाकियों का नहीं पता। स्पेशली अगर आप आउटडोर हो तो बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और ऐसे गर्मी फील होती है। जी। तो लाइट कलर्स में, अब लाइट कलर में जितने पेस्टल कलर्स हैं दे आर ब्यूटीफुल, जिसमें मिंट है, जिसमें फ्रेश लगते हैं, पेस्टल कलर्स हैं, पीच है, लाइट पिंक है, मेन और वुमेन दोनों के लिए इट्स एब्सोल्युटली वंडरफुल। कल मैंने एक लाइट पिंक शर्ट पहनी थी, उसके साथ बटन डाउन शर्ट थी, लिनन की शर्ट थी। तो लिनन की शर्ट में ऑब्वियसली इट्स अ ब्यूटीफुल फैब्रिक फॉर मी, इवन फॉर मेन। और इसमें आप पूरा एक वार्डरोब बना सकते हैं ओल्ड मनी स्टाइल जी। एंड देन अगर आपने जैकेट पहननी है, आपने कोट पहनना है, ब्लेजर पहनना है, तो वो भी आप लिनन का कर सकते हैं। लेकिन मैं इसमें साथ में डिस्टिंक्शन ये करूँ कि अगर आपकी ऑफिस मीटिंग है पूरी जैसे पावर मीटिंग है, तो उसमें तो आपके ट्रेडिशनल सूट्स ही चलेंगे और ट्रेडिशनल शर्ट्स और टाइज वगैरह हैं। और वीमेन के लिए भी नॉट ओनली दे हैव टू लुक कंफर्टेबल एंड दे हैव लुक ब्रीदेबल एंड ब्रीदेबल फैब्रिक्स होने चाहिए, लेकिन प्रोफेशनल लुक जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। प्रोफेशनल लुक के लिए बहुत ज़रूरी है कि जो उसकी फिटिंग है, जहाँ यहाँ पे देयर लॉट ऑफ पीपल मेक मिस्टेक। वो कहते हैं आप खुले डुले कपड़े पहन लेंगे क्योंकि समर है, एंड ठीक है, ज़रा सॉफ्टर लुक भी होनी चाहिए और साथ में ऐसी फिटिंग होनी चाहिए जो फॉरगिविंग हो। लेकिन अगर आपने बहुत लूज़ कपड़े पहने हैं तो इट्स नॉट गोना वर्क। तो इसमें ख़ास तौर पर आपने ख्याल रखना है कि फ़िट जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। बॉडी के साथ क्लिंग ना करें कपड़े, लेकिन बॉडी के साथ फ़्लो तो ज़रूर करें ना। तो इट शुड नॉट वर्क अगेंस्ट योर बॉडी, इट शुड वर्क विद योर बॉडी। तो चाहे आपने शर्ट पहनी है फॉर मैन और आपने ट्राउज़र पहना है, या फॉर वीमेन है आपने कोई भी ड्रेसिंग की है, अगर आपने ईस्टर्न किया है या फ्यूजन किया है या वेस्टर्न किया है, तो उसमें होल आइडिया इस देश के थोड़ा सा कपड़े जो है ना वो दे शुड बी मोर फिट में थोड़े से रिलैक्स होने चाहिए। कपड़ा जो है वो उसके साथ फ्लो करना चाहिए, कलर्स राइट होने चाहिए, और इसके साथ साथ ग्रूमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। यूजुअली लोग मिस कर देते हैं। हामिद साहब, हम इस सवाल से बात करते हैं, जैसे आपने बात किया कि जो फिटिंग है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो एक तो होती है रिलैक्स्ड फिट और एक आ जाते हैं बैगी क्लोथ्स जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं। अगर हम शलवार कमीज़ की बात करें उसमें भी हम देखते हैं एक होता है कुर्ता स्टाइल और फिर वो एक ना मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खुला कुर्ता स्टाइल है, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंड पे है। फिर टी शर्ट्स हैं, जैसे आई पर्सनली प्रेफर कि वो मुझसे 2 साइज़ बड़ी हो, बिकॉज आई फील वेरी कंफर्टेबल इन दैट, और वो बड़ी ब्रीदेबल होती है। तो ये जो बैगी क्लोथ्स हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है और कब पहनने चाहिए और कब आप इनको बिल्कुल अवॉइड करें? देखें, बैगी क्लोथ्स जो है मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ऐसे इतने बैगी ना हो, इतने खुले ना हो कि टेंट की तरह लगे ना, तो आपकी सारी शेप ही जो है ना उसमें टोटली डिस्टॉर्टेड हो जाए। और अगर आपने बैगी क्लोथ्स पहनने भी हैं तो उसका जो आइडिया वो ये है कि दोनों टॉप और बॉटम दोनों बैगी नहीं होने चाहिए। अच्छा, एक चीज़ अगर आप बैगी कर लें, थोड़ा सा रिलैक्स कर लें, जैसे अपनी शर्ट बैगी थोड़ी सी रिलैक्स पहनी हुई है, तो पैंट जो है ना वो बहुत बैगी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जब बैगी पैंट पहनते हैं और बैगी शर्ट पहनते हैं तो इट लुक्स जस्ट एब्सोल्युटली वो सारा पूरा ही जिससे कहते हैं ना कि एक टेंट की तरह लगती है। तो उसमें थोड़ा सा आपके साथ प्रोपोर्शन और एक बैलेंस आ जाता है। इसी तरह इसको अपोजिट भी कर लें। अगर आपने शर्ट जो है वो उसको लेट्स से फॉर एग्जांपल आपने उसकी फिटिंग जो है आपकी बॉडी के हिसाब से है और उसके बाद आप पैंट को थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा बैक कर लें, तो बैलेंस इज़ ऑल अबाउट बैलेंस। देखिए, एंड पे ना पता है क्या, लुक जो है ना वो आपकी कॉन्फिडेंट लुक निकली चाहिए, पावरफुल प्रेजेंस होनी चाहिए। गर्मियों में लोग ये कहते हैं कि अच्छा यार ठीक है गर्मी है और स्लॉपी कैजुअल स्लॉपी कैजुअल को लोग जो है दे गो टुवर्ड्स दैट। तो मैं कहता हूँ कैजुअल ज़रूर हो, आप कंफर्टेबल ज़रूर हो, लेकिन स्लॉपी मत लगे। अच्छा, स्लॉपी बिल्कुल ना लगे, कैजुअल हम लग सकते हैं, वो अलाउड है। अच्छा हामिद साहब, आगे आपने बात की है ग्रूमिंग की, तो एक तो बता दें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप बहुत से लोगों में बहुत ज़्यादा कॉमन देखते हैं ड्रेसिंग के लिहाज से, अभी हम बात करें कि वो चीज़ें वो बिल्कुल अवॉइड करें समर्स में, ऑफिस में, यूनिवर्सिटीज़ में और कॉलेजेस में। बस शलवार कमीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो लोग कहते हैं पतला शलवार कमीज़ हो, मतलब है बड़ा ही लाइट वेट, और उसके नीचे बनियान भी नहीं पहनते। तो अब समर है, लाजमी बात है, स्वेटिंग भी होगी, सारा कुछ होगा,
तो वेयर दैट स्वेटिंग इज गोइंग टू गो, इट्स गोइंग टू शो। तो आप देखें, आप जितने मर्जी आप समझ लें कि आप बड़े बड़े हैंडसम हैं, यू हैव अ ग्रेट प्रेजेंस, तो आपकी ग्रूमिंग जो है वो अगर परफेक्ट नहीं है, साथ में आप स्वेट कर रहे हैं और उसके आप देखें ज़रा बाजू ऐसे करते हैं, सारा स्वेट यहाँ पे है, बिलीव इन इट्स नॉट गोना लुक प्रोफेशनल एंड इट्स नॉट गोना लुक गुड। तो आपको ख़ास तौर पर ख्याल रखना है कि आपने अंडर गारमेंट्स जो है, उसकी अंडर शर्ट है, अब अंडर शर्ट मैन के लिए ये है कि लोग वो बनियान पहनते हैं पहलवानों वाली, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, वो सिर्फ कवर करती है आपको यहाँ तक। तो आपको चाहिए बाजू वाली बनियान पहने और बहुत पतला कपड़ा जो उससे आप परहेज़ करें, उसे वो ना करें, क्योंकि पतला कपड़ा होगा तो सारा जिस्म नज़र आएगा, डेफिनेट नज़र आएगा, तो उसमें आपकी जो प्रेजेंस है ना वो पावरफुल नहीं रहेगी। आप एक लगेगा ऐसे कि जैसे आप इंतहाई अनकेयरफुल हैं, आप नॉट केयरफुल हैं, और डिटेल जो है वो मैटर्स उसमें बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा हामिद साहब, अक्सर हम ना गर्मियों में देखते हैं कि लोग जो शूज़ हैं उन पे वो बिल्कुल कैजुअल रखते हैं, ऊपर से नीचे तक वो बिल्कुल टिप टॉप होंगे, ऑफिस में स्पेशली या यूनिवर्सिटीज़ में हम देखते हैं, और उन्होंने स्लाइड्स पहनी होंगी, चप्पलें पहनी होंगी नीचे, तो इसको आप कैसे देखते हैं? एब्सोल्युटली, देखिए आउटफिट जो है ना वो कहते हैं अगर शूज़ राइट नहीं है तो आउटफिट इज जस्ट इट कैन नॉट बी, यू कैन नॉट लुक वेरी वेल पुट टुगेदर। हाँ, इसमें आप ये कर सकते हैं कि आप लोफर्स पहन सकते हैं, इसके अलावा आपने अगर शलवार कमीज पहनी है तो आप पेशावरी चप्पल पहन सकते हैं, दैट्स ए गुड ऑप्शन। लेकिन जो सैंडल्स और ये फ्लिप फ्लॉप्स वगैरह हैं, देखें अगर आप ये पहनते हैं तो क्या होता है कि आपकी सारी टोस नज़र आ रही हैं, अगर आपकी पेडिक्योर सही नहीं है, ऑल दैट बड़ा मेसी लगता है, तो फिर उसके बाद पसीना भी है, सारा कुछ है, तो आपने बड़ी अच्छी आउटफिट पहनी है, एंड व्हेन यू गो डाउन एंड लुक एट द फीट, आई मीन दे लुक जस्ट टेरेबल। तो आई वुड से कि शूज़ जो है वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। यू कैन हैव अ ग्रेट आउटफिट बट यू कैन रूइन इट विद वेयरिंग रॉन्ग शूज़। और शूज़ जो हैं उसमें आगे सिलेक्शन है शूज़ में, जैसे लोफर्स हैं, तो लोफर्स में आप पेनी लोफर्स हैं, दे आर बड़े ट्रेडिशनल हैं, कंजर्वेटिव हैं, यू कैन डू दैट। उसमें ब्राउन भी आते हैं, उसमें ब्लैक भी हैं, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा डेकोरेशन नहीं होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जैसे लोगों ने काफ़ी डेकोरेशन वाले पहने होते हैं, आजकल तो बड़े डिज़ाइन वाले पहने होते हैं, लोगों को लगे होते हैं, आई थिंक दे लुक हॉरेबल। तो आपकी सारी जो है ना, देखिए मैं हमेशा ये कहता हूँ कि लोग कहते हैं ये आइस ब्रेकर है, मेरे शूज़ जो हैं, मेरे सॉक्स जो आइस ब्रेकर हैं, तो मैं हमेशा ये कहता हूँ आइस ब्रेकर आप क्यों नहीं है, आपकी वैल्यू प्रोपोजिशन क्यों नहीं है। देखें, ये अब बात करें, मैं यहाँ तो नहीं बात कर रहा, अब ना यहाँ बात कर रही, यही बात हो रही है। बिल्कुल ऐसे तो ये है कि कपड़े जो हैं वो दे शुड नॉट शाइन, आपकी एक्सेसरीज शुड नॉट शाइन, यू शुड शाइन, दैट्स द मेन कॉन्सेप्ट देयर। तो इसमें मिनिमल है, जो ख़वातीन के लिए ज्वेलरी है मिनिमल रखें, बहुत ज़्यादा एथनिक ज्वेलरी, बहुत हैवी ज्वेलरी वैसे भी गर्मियों में अच्छी नहीं लगती कि आपने बहुत हैवी ज्वेलरी पहनी है या तो बहुत ज़्यादा पहनी है। लेस इज़ मोर, जिसे आपने कहा लेस इज़ मोर, हमेशा लेस इज़ मोर। और उसमें भी बड़ी रखें कि बड़ी सोफिस्टिकेटेड किस्म की ज्वेलरी हो, जैसे आपकी रिंग्स हैं तो बड़ी लाइट किस्म की हों, बहुत हैवी ना हो, इस तरह आपका ब्रेसलेट है या आपकी नेकलेस वगैरह है तो बहुत सोफिस्टिकेटेड, जिसे कहते हैं ना एलिगेंट हों और कम हों। कानों में भी इस तरह की टॉप्स वगैरह बड़े अच्छे लगते हैं। इसी तरह आपकी जो है शूज़ वगैरह, ख़वातीन में तो शूज़ चलें, आप थोड़ा सा कलर एक्सपेरिमेंट कर सकती हैं उसके साथ, लेकिन उसमें भी यह है कि अगर आप उसके साथ जॉगर्स पहन लेती हैं या अगर उसके साथ सैंडल्स पहन लेती हैं या अगर और ही बहुत कैजुअल शूज़ पहन लेते हैं तो आपकी आउटफिट सारी जो है ना यू जस्ट रूइन द होल आउटफिट। तो उसमें ख़ास तौर पर अपने ख्याल रखना है कि उसमें फिर आपका मेकअप का बड़ा इंपॉर्टेंस है। गर्मियों में मेकअप और हैवी मेकअप करती हैं, वैसे ही मेल्ट होता है, इसको ना जस्ट इसको ना लुक टेरेबल। तो मेकअप भी है बड़ा सॉफ्ट करें, मीडियम किस्म का मेकअप हो। और बाल जो है हमेशा मैं ये कहता हूँ कि बाल आपके प्रोफेशनल हों, क्योंकि लाजमी होता है आप अगर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में हैं तो यू शुड लुक प्रोफेशनल। ग्रूमिंग आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, नेल्स आपके परफेक्ट होने चाहिए, और उसके बाद हाइजीन का खास तौर पे ख्याल रखें। गर्मियों में बहुत ज़्यादा हाइजीन जो है ना वो मैटर करती है, क्योंकि स्वेटी ना, मतलब वी आर। तो आप सुबह जब उठते हैं, जब नहाते हैं तो डिओड्रेंट ज़रूर लगाएं, और वो ऐसा डिओड्रेंट लगाएं जो 24/7 लास्ट करे, उस पर थोड़ा सा इन्वेस्ट करें, अच्छा डिओड्रेंट ले लें। उसके बाद जो है जब आप निकलते हैं तो उसका परफ्यूम का जो है, लेकिन ये नहीं कि इतना परफ्यूम लगा दें कि किल अदर पीपल, तो एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग परफ्यूम ना लगाएं। और ख़ास तौर पे अपने साथ में रखें, एडिशनल परफ्यूम रखें, छोटी सी किट रखें, मैन और वुमन दोनों, ताकि अगर आपको फ्रेशन अप करना पड़ जाए। पीपल डोंट गिव अ डैम, दे डोंट केयर। जब मीटिंग में जाते हैं तो उनको ये नहीं होता कि आप कहाँ से आए हैं, कौन सी ट्रांसपोर्टेशन पे आए हैं, या आप बड़े डिफ़िकल्ट सर्कमस्टेंसेस में आए। पीपल डोंट गिव अ डैम। वो कहते हैं कि आपकी परफेक्ट होनी चाहिए जब आप मीटिंग में आए या लोगों से मिलें। जो भी आप ऑब्वियसली आप ड्रेसअप होते हैं तो आप कहीं जॉब है आपका कोई you have a position there and you are performing whatever that your job is, तो उसमें आप इसको टेक इट इजी नहीं कर सकते क्योंकि समर है। क्योंकि हम जॉब की बात कर ही रहे हैं, तो आगे जैसे मौसम आएगा बहुत ज़्यादा गर्मियाँ आ जाएंगी,
तो गर्मियों में अगर लड़की ख़वातीन है, उनका इंटरव्यू है, तो आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे, वो क्या पहन के जाएं? देखिए, उसमें इंटरव्यू तो एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, तो उसमें आपको दो चीज़ों का ख्याल रखना है। गर्मी जो है, गर्मी अंदर नहीं है। ये आप समझिए कि यहाँ आप जहाँ जा रहे हैं तो दे आर नॉट जजिंग यू बाई के बाहर कितना टेम्परेचर है। तो उसमें तो आपकी जो लुक है ना, वो प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, गर्मी में हो सकता है कि आप कहें जी मैंने तो जैकेट नहीं पहननी, मैंने तो ब्लेजर नहीं पहनना। तो अब मैन है, अगर आप एक अच्छी जॉब के लिए जा रहे हैं, मैनेजरियल पोजीशन के लिए जा रहे हैं, तो आप कहें कि जी मैं तो खुली शर्ट पहन के जाऊंगा, मैं ओपन बटन खोलूंगा, मैं छाती के बाल दिखाऊंगा, ऑल दैट, क्योंकि बाहर गर्मी है, इट्स नॉट गोना वर्क। तो उसमें आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आपने प्रोफेशनल लुक है। तो प्रोफेशनल लुक के लिए ख़ास तौर पे जैकेट बड़ी इंपॉर्टेंट है, मेन के लिए ब्लेज़र बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैं कहूँगा उसमें आप बिल्कुल ये उसका टेक केयर ऑफ़ दैट। आपका ब्लेज़र होना चाहिए, नाइस फिटेड शर्ट होनी चाहिए, नाइस आपके ट्राउज़र होना चाहिए। अगर आपने सूट पहना है तो ऑब्वियसली 2 पीस सूट होगा, उसके साथ टाई होगी एंड ऑल दैट, और आपकी जो है शूज़ वगैरह राइट होने चाहिए। तो उसमें मैं नहीं कहूँगा कि आपने बाहर गर्मी को जो आपने बिकॉज इट्स नॉट अ फैशन शो ना, आप यू गोइंग देयर टू गेट अ जॉब। तो इसी तरह ख़वातीन भी हैं, उन्हें भी ख़ास तौर पर ख्याल रखना चाहिए कि उन्हें उनकी प्रोफेशनल लुक हो। ये नहीं कि वो एक लॉन का सूट पहन के आ गई जो बहुत प्रिंटी है, सारा कुछ है, मे बी सॉलिड, हाँ सॉलिड कलर जो है मस्ट है। और इसके अलावा आपने जो अगर उसके साथ के आपने कोई बहुत ही आप वुमेन भी ब्लेजर पहन सकती हैं, क्यों नहीं, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ वुमेन। ब्लेजर ज़रूरी नहीं कि टाइट हो और मतलब आपकी बॉडी शेप को बहुत एक्सपोज करे। तो उसमें यह कि प्यारी वेस्ट कोट्स आ गई हैं हाँ जी के लिए, और बहुत ज़्यादा फॉर्मल भी लगती हैं और प्रोफेशनल भी लगती हैं। तो आपने ना उसका खास तौर पर ख्याल रखना कि आपकी प्रोफेशनल लुक हो वहाँ पे। फिर शूज़ राइट होने चाहिए, अगर आप वुमेन है तो आपकी एक्सेसरीज राइट होनी चाहिए, द होल थिंग वी जस्ट टॉक्ड अबाउट। और उसमें ये इस बात का भी ख्याल रखें कि जब इंटरव्यू के लिए जा रही हैं तो आपने जिस पोजीशन के लिए जा रही हैं, जिस पोजीशन के लिए जा रहे हैं, उससे 2 लेवल अबव की ड्रेसिंग करें। उसकी वजह यह है कि जो कंपनी है, दे आर लुकिंग फॉर लीडर्स, दे आर लुकिंग फॉर कि उसको कंपनी को आगे कौन लेके जाएंगे। तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर कि भाई एक बंदा यहाँ के सिर्फ आके नंबर पूरे करेगा एंड ऑल दैट। आई यस्टरडे आई हैड अ क्लाइंट, वो HR के बहुत बड़े हेड हैं, बहुत बड़ी कंपनी में। तो मैंने कहा आप कैसे सिलेक्ट करते हैं बंदे को? कहते हैं हम 80% डिसीजन इज मेड एज सून एज द पर्सन वॉक्स इन, मैन और वुमन डजंट मैटर। तो उस वक्त तो देखें बात ही कोई नहीं हुई ना, उसने कुछ बात ही नहीं, पता ही नहीं है कि कौन है। तो कहते हैं एक द वे दे वॉक्ड इन। अच्छा, प्रोफेशनल प्रेजेंस जो है ना, उसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। उसमें एक तो यह है कि आपकी जो अपीयरेंस है, दैट रियली मैटर्स, कि आपकी अपीयरेंस क्या है। दूसरा, आपका पोस्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप बैठते कैसे हैं, आप खड़े कैसे होते हैं। द मोमेंट यू वॉक इन, कॉन्फिडेंस कैसे शो होगा? अभी तो अभी नॉन वर्बल है ना, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ ना। तो आप आते हैं बड़े स्लाउची से आते हैं, बड़े ढीले डाले आते हैं, आप ऐसे जैसे बड़े लथार्जिक हैं, सोए हुए उठ के आ गए हैं। आई मीन कंपनीज गोना हायर यू, यार इस बंदे के अंदर एनर्जी नहीं है, इस बंदे के अंदर एनर्जी नहीं है, व्हाई दे शुड हायर देम। तो उसमें पोस्चर आपका बड़ा इंपॉर्टेंट, फिर माइंड सेट बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका। ये 3 चीज़ें हैं जो प्रोफेशनल प्रेजेंस बनाती है। माइंडसेट ये है कि ये आपको किसी भी सर्कमस्टेंसेस में आप कामली आप फॉरवर्ड जा सकते हैं, आप सोच सकते हैं, चीज़ों को आप पॉन्डर कर सकते हैं। यू कैन डजंट मैटर हाउ डिफिकल्ट सिचुएशन इज़, यू कैन होल्ड योर ऑन। तो ये इस तरह की चीज़ें वो देखते हैं। और वो 7 सेकंड हैं, सिर्फ 7 सेकंड। अब देखें ना, मैं वॉक करता हूँ लेट्स फॉर एग्जांपल, तो आई हैव ओनली 6 or 7 सेकंड। जो भी पैनल बैठा हुआ है जिन्होंने डिसाइड करना है, वो 7 सेकंड में 4-5 चीज़ें देखते हैं। एक तो यह है कि मैं किस सोशल इकनॉमिक लेवल से बिलोंग करता हूँ। ऑब्वियसली हम हर सोशल इकनॉमिक से बिलोंग करते हैं, लेकिन ऐसे तो नहीं लगता कि हमारी प्रोफेशनल लुक नहीं है। दूसरी बात देखते हैं कितना कामयाब लगता है बंदा, और तीसरा देखते हैं कितना कॉन्फिडेंट लगता है, और चौथा चीज़ देखते हैं बॉडी लैंग्वेज। ये सारी बॉडी लैंग्वेज है, उसको तो कुछ भी नहीं हुआ। देखिए सीवीज उन्होंने आपकी देख ली हुई है ना, उन्हें सब कुछ पता है कि आपकी एजुकेशन क्या है, जर्नी आपके क्या रहा है एंड ऑल दैट, बिकॉज ऑब्वियसली दे हैव गॉन थ्रू दिस। तो इंटरव्यू के लिए क्यों बुला रहे हैं वो? इंटरव्यू के लिए इसलिए बुला रहे हैं कि बिकॉज दे वांट टू सी कि हाउ इफ़ वी गिव यू दिस पोजीशन, कैन यू होल्ड दिस पोजीशन, कैन यू मेजर अप, कि डू यू लुक द पार्ट। दैट्स द मेन थिंग, कि जो भी जॉब है इसका डू यू लुक द पार्ट। तो इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इसको बेशुमार लोग ईजी लेते हैं कि कोई मसला नहीं है, मैं तो बड़ा आइंस्टाइन हूँ, जो मैं बात करूँगा तो मैं तो छा जाऊँगा। तो बात करने का आपको मौका ही नहीं मिलना। द मोमेंट यू वॉक इन, पहले 7 सेकंड जो हैं उसमें आपकी सारी जैसे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है। तो अगर आपने फर्स्ट इंप्रेशन स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो आई वुड से दैट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट, इट्स एन अपहिल बैटल फॉर यू टू गेट द जॉब। अच्छा हामिद साहब, हम कट्स के हवाले से बात कर लेते हैं और स्टाइल्स के हवाले से बात कर लेते हैं। किस तरह के आजकल ट्रेंड पे हैं, कैसे चल रहे हैं? देखिए, जो मेन में है, तो मेन में तो अभी यहाँ पाकिस्तान में तो अभी तक स्लिम फिट ही चल रहा है, अगर इफ़ यू हैव अ बॉडी टू कैरी दैट लुक। और आई नो कि वेस्ट में जो है ना वो बैगी क्लोथ आने शुरू हो गए हैं, ज़रा लूज फिट आ गई है, पर लेकिन पाकिस्तान में तकरीबन 2-3 साल लगते हैं इससे पहले कि पाकिस्तान अडॉप्ट करे। वी आर 3 years बिहाइंड। तो आई वुड से कि राइट नाउ अगर आपकी बॉडी इफ़ यू कैन कैरी इट,
जो आपकी स्लिम फिट है, यू नो, इफ़ यू हैव अ नाइस बॉडी एंड यू नो एवरेज जिसे कहते हैं, तो उसमें तो देन यू कैन। अगर आप लेट्स थोड़े से हैवी हैं तो फिर ऑब्वियसली यू विल हैव टू हैव अ लिटिल बिट मोर फॉरगिविंग, थोड़ा सा आपको लूज कट में जाना पड़ेगा। देखिए बॉडी डिटरमिन करती है कि स्टाइलिंग क्या होनी चाहिए। एक तो है ना चल क्या रहा है, बाहर क्या चल रहा है, ट्रेंड में क्या चल रहा है, तो इसमें आइडिया क्या है कि बैलेंस करना है। तो अगर सपोज इफ़ आई एम डिज़ाइनिंग सम क्लोथ फॉर दैट वुमन और फॉर दैट मैटर फॉर मैन जो कि बड़ा रेक्टेंगल है, बड़ा पतला सा है, तली से है, तो उसमें यह है कि आप फिर बैलेंस करेंगे। बैलेंस कैसे करेंगे? ऑब्वियसली यू कैन नॉट चेंज द शेप, ना शेप जो है वो तो है, तो इसका मतलब मैं शोल्डर को थोड़ा सा बड़ा करूँगा और मैं वेस्ट तो ऑलरेडी स्मॉल है, तो हिप्स को थोड़ा सा उसको यू नो आई विल शो बिट, ताकि वो जो आवर ग्लास फिगर है जिससे एथलेटिक फिट होती है उसकी वो फिगर बन जाए। एक्चुअली फ्रॉम इनसाइड यू आर नॉट दैट फिगर, तो अल्यूजन ऑफ दैट शुड बी लाइक दैट। अब इसी तरह को आप लेट्स से चेंज कर लेते हैं, इफ़ देयर इज अ पेयर बॉडी शेप, ठीक है ना, पेयर बॉडी शेप है वुमेन, देयर आर लॉट ऑफ वुमेन देयर इन पेयर बॉडी शेप, तो बहुत यहाँ पे बहुत स्मॉल है, उसके बाद ऐसे आती हैं थोड़ा सा फैल जाती हैं, तो उसमें आप क्या लेट्स एग्जाम्पल अगर आप उसको फिटेड क्लॉथ पहना देते हैं तो इन दी एंड तो पेयर ही लगेगी ना, तो पेयर इज़ नॉट अ ग्रेट शेप। तो आपने क्या करना है, उसको बैलेंस करना है, आपने शोल्डर जो है उनको थोड़ा सा वाइड करना है, उसके बाद हिप्स को थोड़ा सा आपने नैरो करना है, उसके बाद अपना वेस्ट को थोड़ा सा नैरो करना है और हिप्स को आपने थोड़ा सा कंट्रोल करके तो एक आवर ग्लास या एक एथलेटिक फिट आपने इसके बनानी है। अच्छा, इस तरह तीसरी बॉडी शेप है वो है एप्पल बॉडी शेप है, वो भी एप्पल बॉडी शेप वी ऑल नो दिस। तो अगेन द बैलेंस, मैन और वुमेन डजंट मैटर। अगर आप स्टाइलिंग में जाएंगे व्हाट्स इन द ट्रेंडिंग में क्या है, यू नो पॉपुलर क्या चल रहा है, तो आपकी बॉडी कुछ और कह रही है, आपने कुछ स्टाइल कुछ और पहना हुआ है, इवन दो दैट यू मे बी वेयरिंग जो आज का स्टाइल है, जो आज का ट्रेंड है, तो आपकी बॉडी पे वो अच्छा नहीं लगेगा। इट्स नॉट गोइंग टू लुक गुड ऑन योर बॉडी, सो इट्स नॉट वर्थ इट। आप जितना मर्जी पैसे उसके ऊपर स्पेंड कर लें, जो मर्जी ब्रांड पहन लें। तो विमेन में ख़ास तौर पे आप देखें ना, अगर आप सपोज जाती हैं ख़रीदने के लिए, रेडीमेड में ख़रीदने जाती हैं, देयर इज़ नो चॉइस, आपको एक ही शेप में एक ही स्टाइल में कपड़े मिलेंगे। अच्छा हामिद साहब, क्योंकि लास्ट मिनट है तो मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन करना चाहूँगी। अगर कुछ फैशन ट्रेंड्स जो आप बिल्कुल ख़त्म करना चाहें, वन लाइन आंसर देना आपने, मर्दों में भी और औरतों में भी, स्पेशली इन 2026 यू वांट के बस वो डिसकंटिन्यू हो जाए, अब ना हो, तो वो कौन से होंगे? देखिए मैं ये कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े जो है ना वो उनको आप यू नो बिलीव इन इट्स नॉट वर्किंग एंड इट्स नॉट गोना वर्क। वैसे भी जो ट्रेंड जा रहा है तो थोड़ा सा बैगी, थोड़ा सा लूज है, तो अगर आप जो बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, मैन एंड वुमन आई वुड से यू नो गेट अवे फ्रॉम दैट एंड आप ज़रा मोस्ट उसके जैसे कहते हैं कि थोड़ा सा उसमें आ जाएँ, फॉरगिव में आ जाएँ, थोड़े से लूज कर लें कपड़े, एंड आई थिंक दैट्स गोना बी द की। ऑल राइट, ठीक है। तो हम वार्डरोब के हवाले से बात कर रहे थे, क्योंकि आगे समर्स आ गई हैं, बल्कि समर्स अभी से स्टार्ट हो गई हैं, तो उसमें कौन से फैब्रिक्स पहनने चाहिए, कौन से कलर्स पहनने चाहिए, और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं या जो ऑफिस गोइंग लोग हैं, आइदर दे आर मेन और वुमेन, वो कौन से फैब्रिक्स पहन सकते हैं, कौन से कलर्स हैं जो पहनने चाहिए, और कौन सी चीज़ें हैं जो हम सबको अवॉइड करनी चाहिए और 2026 में वो ट्रेंड में नहीं है, इस हवाले से भी बात की है। मेरे साथ मौजूद थे इंटरनेशनल वार्डरोब कंसल्टेंट हामिद सईद। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। यू वेलकम। इट्स अ प्लेजर। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं और कुछ फिजिकल हेल्थ के हवाले से बात कर लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है फिटनेस एक्सपर्ट। देखते हैं आज वो हमारे लिए कौन सी टिप्स लेके आए हैं, कौन सी एक्सरसाइजेज लेके आए हैं, उनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रहमान अब्बास, लाइफ कोच। सेहत है दौलत है, और सेहत को हासिल करने के लिए आपको थोड़ा सा वर्कआउट करना पड़ेगा, क्योंकि हरकत में बरकत है। हिलना भी ज़रूरी है, कैलोरीज बर्न करनी भी ज़रूरी है। क्या करें, हम खाते भी हैं, उसके बाद हम जब बर्न करने की बारी आती है हम भागना शुरू कर देते हैं, नहीं हमारे पास टाइम नहीं है और हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैं आपका लाइफ कोच, आपको मोटिवेट करने के लिए, चेंज करने के लिए आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ट्रेनिंग करने से पहले सबसे जो ज़रूरी चीज़ है, हमारे मसल एक्टिवेट होने चाहिए। मीन्स सिंपल वर्ड में मैं बताऊँ कि मोबिलिटी, हमारे मसल की स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी ज़ीरो होती है एकदम से। फॉर एग्जांपल मेरे में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, तो एकदम मैं मशीन या कोई वेट यूज़ करना शुरू कर देता हूँ, तो होता क्या है कि हमारे मसल स्टिफ हो जाते हैं, क्रैम्पिंग हो जाती है, उसके बाद में भी मसल इंजरी भी हो जाए। तो कोई भी ट्रेनिंग, चाहे बिगनर है, चाहे इंटरमीडिएट है, चाहे एडवांस है, उसको करने से पहले उसकी मोबिलिटी, मसल एक्टिवेट होना बहुत ज़रूरी है। तो आज के प्रोग्राम का टॉपिक है मसल मोबिलिटी स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट। कहीं भी आप देखते हैं, लेकिन एक प्रॉपर्ली प्लान होता है कि कौन सी ट्रेनिंग के बाद कौन सी ट्रेनिंग करनी है। अदरवाइज 100 डिफरेंट टाइप्स का वर्कआउट है, तो हर वर्कआउट हर एक के लिए नहीं है।
ये वर्कआउट ऐसा है कि जो घरों में बैठ के या जो ऑफिस में हैं, जिनके पास टाइम नहीं है, ये वर्कआउट प्लान सब उनके लिए, ताकि आपको किसी भी इंस्ट्रक्शन की कोई ऐसी ज़रूरत ना पड़े। इस प्रोग्राम को डाउनलोड करें और प्लस फॉलो करते जाएं। तो चलें, आज का प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं, सेगमेंट स्टार्ट करते हैं, वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। मोबिलिटी, फर्स्ट मोबिलिटी, इसमें आपका स्पाइनल, ग्लूट्स मसल, लेग मसल मोबिलिटी स्टार्ट होगी। फर्स्ट एक्सरसाइज आपने करनी है, शुरू में शोल्डर लेवल फुट पोजीशन स्ट्रेट। होता ये है कि इसमें बिल्कुल नैरो आपने कर देना, क्लोज। स्लोली स्लोली आप डाउन जाएं। ये वार्म अप भी है, स्ट्रेंथनिंग भी है। स्टार्टिंग में आप काफ मसल तक रहेंगे। इसको मैं साइड से दिखाता हूं। स्टार्टिंग में आप काफ मसल तक रहेंगे, लेकिन हमने जाना है फुट फिंगर तक, लाइक दिस, और 10 सेकेंड होल्ड करना है। लेकिन बिगनर जो सिचुएशन है वो आएगी काफ मसल तक। आप काफ मसल को ग्रिप कर लें, हेड डाउन, ये आपकी फर्स्ट स्टेज है। देन आपने टारगेट बनाना है फुट फिंगर तक, लाइक दिस। 10 सेकेंड आपने होल्ड करना है। इसके बाद आपने इसको प्रॉपरली, कोई स्पीड, कोई जल्दी की जरूरत नहीं है, ये मोबिलिटी है। हम बैठे रहते हैं, हमारा बैक मसल स्टिफ हो जाता है, ये उसको एक्टिवेट करने के लिए। मसल में ब्लड सर्कुलेशन होगी तो तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं बढ़ सकते। इसी पोजीशन में फुट पोजीशन क्लोज, हाथों के जो फिंगर्स हैं, हैंड पोजीशन वो स्ट्रेट, देन एकदम आप नीचे नहीं जा सकेंगे इसमें। देन राइट टू लेफ्ट मूव, लेफ्ट साइड, राइट साइड। स्पाइनल स्कैपुला बोन मोबिलिटी, ये आपका चलेगा। अब इसको मैं साइड पोजीशन से दिखाता हूं। उसी पोजीशन में हाथों के फिंगर स्ट्रेट, देन राइट मूव, स्कैपुला बोन मेरा स्ट्रेच हुआ है, स्पाइनल भी, देन लेफ्ट। 10 सेकेंड आपने करना है। 2 एक्सरसाइज, ये थेरेपी, स्कैपुला बोन, बैक मोबिलिटी वर्कआउट भी है। उसके बाद अब आपने करना है फुट पोजीशन वाइड। ये योगा मोबिलिटी भी डिफरेंट नेम्स हैं, कोई एक नाम नहीं है कि अच्छा जी वो योगा है तो इसलिए नहीं। ये वार्म अप स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट है, मसल एक्टिवेट होंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। तो ये आज का प्रोग्राम इस पे है। फुट पोजीशन वाइड, जितना आप इजी कर सकते हैं। राइट एंड लेफ्ट काफ मसल को ग्रिप कर लें, देन डाउन। अब मेरी मोबिलिटी पे ना जाइएगा, क्योंकि मैं तो एक डेली बेसिस करता हूं, तो एक रिदम मेरी बन चुकी है। नॉर्मली जितना आप जा सकते हैं, काफ मसल ग्रिप करें, हेड डाउन करें, स्ट्रेट नहीं करना, डाउन करें, देन होल्ड एंड काउंट 10 सेकेंड। अभी मैंने शूज़ पहने हैं तो इस वजह से एक रिदम, लेकिन जब आपने ये वर्कआउट करना है तो आपने नंगे पांव हो जाएं, शूज़ ना पहनिएगा, प्रॉपरली एक ग्रिप अच्छी आएगी। फुट पोजीशन वाइड, हेड डाउन। आहिस्ता आहिस्ता आपने एंकल पे आना है या फुट फिंगर पे, हेड डाउन, देन काउंट 10 सेकेंड। इसको 3 टाइम करना है। फर्स्ट मैंने आपको बताया है स्ट्रेट डाउन, सेकेंड एक्सरसाइज मैंने बताई राइट एंड लेफ्ट। ये प्रॉपरली नॉलेज वाली एक्सरसाइज है, आप इसको करें, आपको लगेगा कि मैं अब प्रॉपरली एक रिदम से वर्कआउट कर सकता हूं। थर्ड एक्सरसाइज फुट पोजीशन वाइड, काफ मसल ग्रिप, ये मैं डेली बेसिस करता हूं। आपने भी इसको वार्म अप में डेली बेसिस करना है। इसके बाद अब आपने करना है एक हाथ बैक पे, लाइक दिस। इसको मैं फ्रंट पोजीशन से दिखाऊंगा, देन अपोजिट डायरेक्शन में फुट पोजीशन टच करना है, होल्ड 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, देन स्विच। ओके, काउंटिंग 1 to 10 आपने काउंट करना है, होल्ड। ओके, ये एक्सरसाइजेज आपने करनी है, बहुत इफेक्टिव है। स्पाइनल स्टिफनेस ही होगी, ग्लूट स्टिफ नहीं होंगे। शियाटिका, आपने नाम सुना होगा शियाटिका, ग्लूट से पेन निकलती है, आपके नी और एंकल तक जाती है।
ये मसल एक्टिवेट होंगे तो शियाटिका पेन नहीं होगी, ना स्पाइनल आपके स्टिफ होंगे। इसको आप करें, डेली बेसिस करें, ऑफिस में काम करते हैं वहाँ सिर्फ 5 मिनट, मेरे लिए सिर्फ 5 मिनट निकालें, इसको आप करें और आप बहुत चेंज हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह आप इस ट्रेनिंग को करें, मुझे फीडबैक दें, एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, खुश रहें, फिट रहें, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया आपका। अब यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। वेलकम बैक। आगे बढ़ते हैं अपने सेगमेंट की जानिब। और पाकिस्तान में गदागरी एक पेचीदा समाजी, माशी और कानूनी मसला है जिसने माशरे के कमज़ोर तबकात खुसूसन बच्चों को शदीद मुतासर किया है। तहकीक के मुताबिक मुल्क में 20 से 25 लाख अफराद गदागरी से वाबस्ता हैं, जिसमें 55 से 65% पेशावर बहकारी हैं जो अक्सर मुनज़्ज़म माफिया के ज़ेरे असर काम करते हैं, जबकि 35 से 45% हकीकी ज़रूरतमंद होते हैं। तकरीबन 25 से 30% बेकारी बच्चे हैं जिनमें से 60 से 70% को ज़बरदस्ती भीख मंगवाई जाती है। ये आदादो शुमार जाहिर करते हैं कि गदागरी अब महज गुर्बत का नतीजा नहीं बल्कि एक मुनज़्ज़म जराइम पेशा निज़ाम बन चुका है। कानूनी तौर पर पंजाब में द पंजाब वेग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 नाफिज है, जिसमें हालिया तरमीम के जरिए भीख मंगवाने को नाकाबिले ज़मानत जुर्म बनाने और माफिया के खिलाफ 3 से 10 साल तक कैद और भारी जुर्मानों की सजाएं तजवीज़ की गई हैं। दूसरी तरफ इस्लामी तालीमात भी बिला ज़रूरत भीख मांगने की हौसला शिकनी करती है, जबकि हकीकी ज़रूरतमंद के साथ हुस्न सलूक का हुक्म देती है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिला ज़रूरत सवाल करना क़यामत के दिन रुसवाई का बाइस बनेगा, जबकि कुरान मजीद में इरशाद है और जो मांगने वाला हो उसे झिड़को नहीं। और आज के सेगमेंट में हम लॉयर और इस्लामी स्कॉलर से ये जानेंगे कि कानून इस मसले को कैसे देखता है और इस्लाम इस बारे में क्या रहनुमाई फराहम करता है, ताकि इस अहम समाजी मसले का मुतवाज़िन और मुअस्सर हल सामने लाया जा सके। और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला मलिक और साथ साथ मुफ्ती बहराम शाहिद। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप दोनों को खुशामदीद जागो लाहौर में। थैंक यू। अच्छा, आपसे सबसे पहले मैं ना सवाल करूंगी कि हमें पहले एक्सप्लेन करें ये जो वेग्रेंसी ऑर्डिनेंस है 1958, ये क्या है और इसमें क्या तरमीम की गई हैं? ठीक, देखिए जी, पंजाब वेस्ट पाकिस्तान वेग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 ये 1958 में आया, जो पूरे पाकिस्तान में था। फिर इस पर नीचे फिर लेजिस्लेशन हुई, फिर 1971 में द पंजाब प्रिवेंशन ऑफ बैगरी एक्ट 1971 बना, क्योंकि उसमें सज़ाएँ कम थी। फिर जो 1971 में आया उसमें और 3 साल तक सज़ा थी। अब जब 2024 में इसमें अमेंडमेंट की गई तो उसमें ये सज़ाएँ बढ़ाई गई। पहली सज़ा क्या है कि अगर आप किसी को कंपेल करते हैं, मजबूर करते हैं कि वो बैगरी करे, किसी आम आदमी को, उससे 8 साल से 8 साल तक सज़ा है। अगर आप किसी बच्चे को डिसेबल करते हैं, उसके किसी अज़ा को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं, या उसको ऐसा बना देते हैं कि वो चलने फिरने के काबिल नहीं रहता, और फिर आप उसको फोर्स करते हैं कि वो बैगरी करे, गदागरी करे प्रोफेशनली, तो उससे 7 से 10 साल तक सज़ा है और 20 लाख तक जुर्माना है। और ये वो तमाम कवानीन हैं जो बैगरी के निज़ाम को या बैगरी के इस फेल को रोकने के लिए बनाए गए थे। देखिए, बुनियादी तौर पर आपको समझने की ज़रूरत है कि इस वक्त बैगरी क्यों अट्रैक्टिव है। जैसे कि आपने इंट्रो में भी कहा कि इस वक्त पाकिस्तान में 25 से 38 मिलियन लोग गदागरी में इन्वॉल्व हैं, और जिसकी जो डेली इनकम है वो 32 बिलियन है, और उसकी जो सालाना इनकम है वो है $42 बिलियन। अब आप वाइट कॉलर जॉब से भी ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। हाँ, अर्न कर रहे हैं। और फिर इसमें बच्चे कितने इन्वॉल्व हैं? 1.2 मिलियन जो बच्चे हैं वो इन्वॉल्व हैं, और इनकी जो डेली की इनकम है वो 850 रुपये से लेकर 2000 तक है। अब मुझे बताएं कि एक मजदूर दिहाड़ी में 2500 रुपये लेता, काम करके वो बेचारा 8 या 12 घंटे काम करता है, और एक आदमी जो प्रोफेशनली जाकर लोगों से भीख मांगता है और वो जाकर लोग उसको देते हैं। अब देखिए, तो 2 बड़ी चीज़ें अहम है। देखिए, हम जब कहते हैं कि इंसान एक समाजी जानवर है, ठीक है ना, समाज के लिए हुकूमत वक्त पर कानून साजी करती है, क्योंकि आपको रेगुलेट करने के लिए, आपको किसी ज़ाब्ते के नीचे लाने के लिए, इसलिए ये कवानीन बनाया गया था। जैसे आपने खुद भी कहा, वेग्रेंसी ऑर्डिनेंस 1958 या पंजाब प्रिवेंशन ऑफ
बैगरी एक्ट 1971, उसमें जो 2024 तरमीम लाई ताकि इसको रोका जाए। लेकिन इसमें एक चीज़ बड़ी जो ना वेग है, उसमें एक मुबहम है, वो ये है कि आया क्या ये कानून उस शख्स को रोकता है जो कि प्रोफेशनल है, जो कि गदागरी को अपना एक पेशा समझता है, या उस शख्स के लिए कानून है जो मजबूर है। दोनों में अभी तफरीक नहीं है। और फिर तीसरी एक अहम बात यह है कि लोग समझते हैं कि जैसे सूरत बकरा में यह है कि आपको ज़कात देनी चाहिए, सदक़ात देनी चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए। क्या ये इस्लामी तालीमात का हिस्सा है गदागरी, या आप उसको एक गलत तौर पर समझकर उसके लोगों को भीख देना शुरू कर देते हैं? तो ये दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हुकूमत वक्त को इस कवानीन में तरमीम लानी चाहिए ताकि जो प्रोफेशनल बैकर हैं उसमें, और जो आम आदमी है, जो गरीब आदमी है, उसमें देखना आप ज़रूरत किस बात की, इस जिस माशरे की हम बात कर रहे हैं उसको समझने की ज़रूरत है कि इसमें 45% वो लोग हैं जो ख़त्ते गुर्बत से नीचे ज़िंदगी गुजार रहे हैं, और उसमें से फिर 16 से 17% वो लोग हैं जो बिल्कुल ही बेचारे ऐसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो कि बिल्कुल नॉर्मल सी है, उसको खाने पीने की कोई चीज़ अवेलेबल नहीं, शेल्टर अवॉइड नहीं है। अब होता क्या है, जैसे आपने पूछा मुझसे, और ये कानून क्या कहता है, राइट्स क्या कहते हैं। देखिए हमारा जो दस्तूर का आर्टिकल 9 और 14 है, ये आपको फूड फीड, आपकी सिक्योरिटी की बात करता है कि रियासत आपकी वली होगी, रियासत की जैसे हम कहते हैं ना माँ की जैसी। क्या जो वली है वो अपना किरदार अदा कर रहा है? देखिए ना, आप इस्लाम में भी 3 चीज़ों पे आप मांग सकते हैं। जैसे कहता भाई मैंने कर्जा देना, बेशक भीख मांग। अब ये एक मिथ है, लेकिन ये कि ये जो फ़िक़्ह में जो हमारे स्कॉलर वो कहते हैं कि एक आप उस वक्त मांग सकते हैं जब आपने किसी कर्जे की ज़मानत दी हो, अब जामिन हो, अब आपको वापस करने का, वो कहते हैं कि भीख भी मांगनी पड़े था, वो भीख मांग कर उसका कर्जा वापस करो। दूसरा, अगर कुदरती आफात आ जाते हैं और आपका सब कुछ चला जाता है, आप नंगे भूखे प्यासे हो जाते हैं, तो आपके लिए जायज़ है कि आप मांग लें। तीसरा, वाकई ही आपके हालात ऐसे हैं कि आपको दिन, अब ये 3 शोबों के लिए ये दीन है कि आप लोगों की मदद करें। फिर ज़कात का जो लॉ वो लाया गया था, लेकिन बिल्कुल ऐसे है। और मुझे लगता है इस हवाले से हम मुफ्ती साहब से भी बात करते हैं। मुफ्ती साहब, आप बताएं कि जो इस्लाम में भीख मांगना है, गदागरी है, वो हमें क्या बताता है इस्लाम इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। देखें जी, भीख मांगने के हवाले से तो सबसे पहले तो देखा यह जाएगा कि भीख मांगने वाला बतौर पेशा भीख मांग रहा है, शौक़ के तौर पे मांग रहा है, या वो किसी ज़रूरत के तहत मांग रहा है। दोनों चीज़ों में फ़र्क किया जाएगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं सुबह घर से निकले हैं और उनका इरादा ही भीख मांगना है, उन्होंने हाथ में टूल्स भी पकड़े हुए हैं और रात को वो ये कह रहे हैं कि काम नहीं मिला, हमें कुछ दे दें। और अगर ऐसे किसी शख्स को हम काम की ऑफ़र करें, वो कहता है मेरी कमर में दर्द है, मैं कर नहीं सकता, यानी कि उसका जहन ही ये है, उसने भीख मांग के गुजारा करना है। तो इस हवाले से कुरान पाक की तालीम दोनों तरह से मौजूद हैं। सबसे पहले सूरह बकरा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की शान ये बयान फरमाता है कि इनकी ये खूबी है कि ये लोगों से लपक लपक कर सवाल नहीं करते, पीछे ही नहीं पड़ जाते। यानी कि अगर ज़रूरत भी है, ज़रूरतमंद भी हैं, तो अपनी ज़रूरत का इजहार करते हैं। ये नहीं है कि किसी के पीछे ही पड़ जाना। अब देखें ना माहौल क्या, हम किसी इशारे पे नहीं खड़े हो सकते, किसी जगह पे बैठ के खाना नहीं खा सकते, और मांगने वाले अगर उन्हें आप ना दें तो वो बाद में लानत भेज के जाते हैं और बुरा भला कह के जाते हैं और अब्यूज़ करके जा रहे होते हैं, बद्दुआएं दे के जा रहे होते हैं। अच्छा, तो इन लोगों को नहीं देना चाहिए। कुरान पाक में अल्लाह फरमा रहा है कि नेकी के कामों में ताउन करो, बुराई के कामों में ताउन नहीं करना। अगर जिस आदमी को कंफर्म है कि इसने पैसे लेके नशा करना है, उसे वो भी खैरात हरगिज़ कतअन न दे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आए और वाकई ही वो ज़रूरतमंद है और आकर अपनी ज़रूरत रखते हैं कि मेरी कुछ अगर इमदाद हो सके, तो आप फरमाते हैं तुम्हारे पास है क्या? वो कहते हैं जी मेरे पास अगर सारा कुछ देखूं भी तो सही ना, तो एक चटाई है और एक प्याला है, और ये दोनों चीज़ें वो हैं जो कई अरसे से इस्तेमाल, आपने फरमाया वो लेके आओ, इसके अलावा है ही कुछ नहीं। कपड़े भी वाजिबी से जो पहने हैं और घर में कोई अनाज कोई राशन कुछ नहीं, वो लेके आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कौन है जो इसको ख़रीदेगा, ये प्याला ख़रीदे और चटाई ख़रीदे? तो किसी शख्स ने कहा मैं 1 दिरहम या दिनार देता हूँ। आपने फरमाया नहीं, ज़्यादा रेट लगाओ। एक शख्स ने 2 का रेट लगाया, तो आपने फरमाया ठीक है। ये दिया सामान 2 दिरहम लिए और उस शख्स को कहा कि 1 दिरहम का अनाज लेके जाओ और 1 दिरहम का कुल्हाड़ा लेकर आओ। वो लोहे का जो होता है वो लेके आया कुल्हाड़ा। आपने उसमें अपने हाथों से दस्ता लगाया और फरमाया जाओ जंगल में लकड़ियाँ काटो और जाकर बेचो और इतने दिनों के बाद आना।
वो जब इतने दिनों के बाद आए तो उनके पास 10, 12, 15 रियाल दिनार जो हैं वो जमा हो चुके थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसके अंदर जो चीज़ है वो मांगने के अंदर चीज़ नहीं है, यानी कि दीन इस्लाम ये सिखा रहा है कि भूखे को खाना तो खिलाना है लेकिन उसे इस काबिल बनाएं कि वो खाना कमा सके। मछली खिलाने की बजाय मछली पकड़ने पे जोर दिया जा रहा है। यही वजह है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि हम 8, 9 या 7 जितने लोग भी थे आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत की। कुछ देर बाद आप फरमाने लगे अल्लाह के रसूल की बैत करते हो? अर्ज़ किया हुजूर हम तैयार हैं लेकिन हम ऑलरेडी बैत कर चुके हैं, अब किस चीज़ पर बैत करें? तो आपने फरमाया कि अल्लाह के एक होने पे उसकी इबादत करनी है, शिरक नहीं करना। और आहिस्ता आवाज़ में बात की। आहिस्ता आवाज़ में बात करने का मतलब है कि ये बात बड़ी ख़ास होने लगी है। वो बात ये थी कि मांगना नहीं है किसी से, लोगों से सवाल नहीं करना। हज़रत अली शेर खुदा बाबे इल्म जो हैं, शहर इल्म का दरवाज़ा हैं, उन्होंने अरफात के मैदान में हज के दिन एक शख्स को गदागरी करते देखा और आपने उसे सज़ा दी और आप फरमाते हैं आज के दिन इस जगह पर भी तो लोगों से मांग रहा है। और हम देखते हैं कि रमज़ान में तो इनका एक पूरा नेटवर्क है, वो रमज़ान में ज़्यादा मांगते हैं। और हम बाहर देखें तो आपको पता है अभी पिछले दिनों न्यूज़ भी चल रही थी कि हज पे या उम्रे पे जाते हैं पाकिस्तान से लोग और वहाँ जाके भीख मांगने लग जाते हैं। इस्लाम इस चीज़ की हौसला शिकनी करता है। असल में हमारे जो आम लोग हैं ना वो कहते हैं कि अगर कोई मांगेगा नहीं तो हमें कैसे पता लगेगा इसको देना है। वो समझते हैं जिसने मांगा उसको दे दें, ऐसा नहीं है। दीन इस्लाम ये नहीं कहता कि मांगने वालों को दे दें। अल्लाह ने फरमाया कि जो मुस्तहिक है, मसारिफ बयान की कि हमने ढूंढना है कि हमारी ज़कात, सदकात, अतियात किसको लगते हैं, कौन डिज़र्व करता है और कौन नहीं करता, क्योंकि ये हक़ असल में उन लोगों का है जो सफ़ेद पोश हैं, जो वाकई ज़रूरतमंद हैं और लेकिन वो अपनी इज़्ज़त नफ्स की वजह से मांगने से गुरेज करते हैं, क्योंकि इज़्ज़त नफ्स मजरू नहीं होनी चाहिए। और बंदा मोमिन को ये चाहिए, क्योंकि जो बंदा मांगता रहता है ना, जिसने आदत बना ली, उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी लेकिन उसकी ज़रूरत कभी पूरी नहीं होगी और वो अल्लाह से इस हाल में मिलेगा कि उसके जिस्म पर बोटी नहीं होगी। यानी कि इतनी सख्त सज़ा है और क़यामत के दिन दागा जाएगा। टैटू बने होंगे उन लोगों के जिस्मों पर और पक्के टैटू होंगे जो लोगों से मांगा करते थे कि दूर से नज़र आएंगे कि ये वो लोग हैं जो लोगों के सामने जो है वो हाथ फैलाया करते थे। जन्नत के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दरवाज़े पे एक जुमला लिखा देखा शब मेराज, वो ये था कि सदक़े से ज़्यादा सवाब है कर्ज़ देने का। जो बंदा भीख मांग रहा है वो किसी से उधार लेके अपने आप को इस काबिल भी तो बना सकता है ना कि वो देखे अल्लाह ने उसे वो चीज़ें अता की हैं, हाथ भी हैं, पाँव भी हैं, सही सलामत है, उसे इस काबिल बनाया है कि वो कुछ कर सकता है। मुख्तसर सी बात यह है, कुरान पाक में अल्लाह ने फरमा दिया जज़ाअ विफाक़ा। इसका आसान तर्जमा ये है वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। इंसान चाहेगा तो रास्ते हमवार होंगे और जिसने सोच ये लिया है कि मैंने मांगना ही है और वो मांगता ही रहेगा और कभी भी उसके पूरे नहीं पड़ेंगे। बिल्कुल मुफ्ती साहब, और ये सेइंग तो है इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो कोशिश करे, मेहनत करे। बिल्कुल ऐसे ही है। कुरान पाक फरमाता वलैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, कि इंसान को वही मिलेगा जिसकी वो कोशिश कर रहा है। और देखें रिस्क का तो अल्लाह ने वादा कर लिया। इंसान की तादाद दीगर मखलूक के मुकाबले में है क्या, आटे में नमक के बराबर भी नहीं है। तो बाकी जो जॉब भी नहीं करती मखलूक और उनके पास फ्रिज भी नहीं है, फ्रीज़र भी नहीं है, स्टोर भी नहीं है और सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को सारे पेट भर के आते। रिस्क का तो वादा अल्लाह ने कर लिया है। हम असल में सारी कोशिश अपनी उस रिस्क को ढूंढने में कर रहे हैं जो रिस्क इंसान को ऐसे ढूंढ रहा है जैसे मौत ढूंढ रही होती है। तो हमें रिस्क की बजाय रज़ाक की फ़िक्र करनी चाहिए, रज़ाक की तरफ आना चाहिए और ये दुनिया के मामलात इधर ही रह जाएंगे। हमने समझ लें रिस्क के लिए नहीं जीना, हमने जीने के लिए थोड़ा सा रिस्क लेना है। कुछ लोग रोटी के लिए जीते हैं और कुछ लोग जीने के लिए रोटी खाते हैं। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। और दीनी तालीमात बड़ी वाज़ेह हैं। जहाँ पर ये बात आई कि किसी साइल को झिड़कना नहीं, जिस तरह आपने भी कहा कि जो मांग रहा है अगर आपने उसको नहीं देना, आप खामोशी से वहाँ से चले जाएं और आगे बढ़ जाएं। क्योंकि बाज़ औक़ात ये भी होता है कि प्रोफेशनल लोगों के अंदर, पेशावर भिखारियों के अंदर कोई वाकई ज़रूरतमंद आ सकता है और उन लोगों की वजह से अगर उसकी दिल आज़ारी होगी तो इंसान कसूरवार होगा। झिड़के किसी को ना, ताना किसी को ना दे, वो खामोशी से वहाँ से गुजर जाए और खामोशी ही इख्तियार करे। मुफ्ती साहब आपने सही कहा, क्योंकि अक्सर हम जा रहे होते हैं, बाइक पे होते हैं, गाड़ी पे होते हैं, हम देखते हैं
जैसे इशारा बंद हुआ है, बहुत सारे लोग एकदम से मांगने आ गए हैं, और अगर हमने एक को दिया वो शायद पीछे पूरा ग्रो होता है, वो एकदम से आ जाता है। और जैसे आपने बात किया हाथ पाँव सलामत होते हैं, अक्सर बच्चियाँ इतनी प्यारी होती हैं और तैयार भी हुई होती हैं, उन्होंने प्रॉपर नेल आर्ट भी करवाया होता है, और लड़के अच्छे खासे हट्टे कट्टे सेहतमंद होते हैं और वो भी आके मांग रहे होते हैं। तो हमने इस चीज़ में डिफरेंशिएट कैसे करना है कि हम किसको दें और किसको ना दें? देखिए जी, सबसे बड़ा जो इंसान को फ़र्क करने वाला ना वो उसका दिल है। बाज़ का दिल कह रहा होता है ये बंदा ज़रूरतमंद है, इसको दे दें, और महसूस हो रहा होता है, लेकिन अक्सर तौर पे पता लग रहा होता है कि ये पेशावर है, ये भिखारी है। और कई लोगों ने तजर्बा भी किया, मिसाल के तौर पे 50,000 भी दिए ना, और 1 घंटे बाद वहाँ से गुजरे, वहीं खड़ा होकर वो मांग रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी, लिहाजा इन लोगों को नहीं देना और इन लोगों को कतन नहीं देना, क्योंकि इससे वो मोटिवेट हो रहे हैं, उन्हें सपोर्ट मिल रही है और उनके अंदर हौसला पैदा हो रहा है मांगने का। तो लिहाजा इन लोगों को कतन नहीं देना। और कुछ लोग इमोशंस के साथ खेलते हैं, वो बच्चे का वास्ता दे देंगे, ख़वातीन को ज़्यादा वो ट्रैप करने की कोशिश करते हैं कि इस बच्चे का वास्ता, उसका बिल्कुल, ये वास्ता, आपने बड़ा उसका अच्छा सदका। पॉइंट रेज किया, और मैं अब्दुल्ला मलिक साहब आपसे इस बारे में क्वेश्चन करूंगी कि ये जो सिंपैथी की गेम है, क्योंकि मैं उस दिन कहीं पर पढ़ रही थी कि बच्चे किराए पर लेते हैं ताकि सिग्नल पर उनको खड़ा किया जा सके और सिंपैथी ली जा सके, और उनको प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है कि वो ऐसे एक्ट करें, रोएंगे या हाथ आगे फैलाएंगे और फिर उनको मिल सकता है। और ये पूरा ग्रो है, नेटवर्क है, जिसमें अक्सर ऐसे लोग हैं जिन्होंने फेक प्लास्टर किए होते हैं और माजूर बने होते हैं जो होते नहीं। आपने वीडियोस देखी होंगी कि वो बाजू उसका अंदर होता है शर्ट के अंदर, और फिर वो एकदम से निकल आता है जब उसको भीख मिल जाती है। तो बताएं कि ये जो नेटवर्क है ये इतना स्ट्रॉन्ग कैसे, और क्या हमारे पास वसाइल नहीं है हमारी पुलिस के पास कि वो इन तक पहुंच सके? देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें बड़ी अहम हैं। जैसे मुफ्ती साहब ने कहा, आपने भी कहा कि ये एक प्रोफेशनल लोगों का ग्रो है, जो बिलखसूस रमज़ान के महीने में, मुकद्दस महीने में, जब आप कहते हैं कि इबादत हैं, लोगों को देना चाहिए ज़कात सदक़ात, ये उस वक्त निकलते हैं। और ये बकायदा ट्रेन है, ये ट्रेनिंग की जाती है, उन बच्चों को हायर किया जाता है, उनको सिखाया जाता है, उनको ज़बान सिखाई जाती है। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ये एक इतना प्रोफेशनल अब ग्रो कर चुका है कि अभी हाल ही में हमारे जो FIA के इदारा है उसने तकरीबन 5000 के करीब लोगों को गल्फ से वापस लाए हैं, जो कि मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे थे। और ये देखिए कि कितना रिच कल्चर है कि लोग बाहर जाते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं और जाकर गदागरी करते हैं, और उनकी वजह से जो बाकी लोग हैं जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं, जॉब के लिए जा रहे हैं, उनको भी बड़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ा है ऐसे लोगों की वजह से। देखिए ना, पहली बात तो यह कि जब हम कवानीन बनाते हैं सोसाइटी में उस ज़ाब्ता अखलाक को जारी करने के लिए, इसका यही मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा बैरियर क्रिएट किए, डिटरेंस पैदा की जाए ताकि लोग इससे खाइफ हों, डरें और वो ये काम ना करें। अब 2-3 चीज़ें बहुत इस एस्पेक्ट में अहम है, जैसे कि आपका चैनल दिखा रहा है। पहली बात तो ये कि एजुकेशन की सख्त ज़रूरत है, दीनी लिहाज से भी, दुनियावी लिहाज से भी। जैसे मुफ्ती साहब ने भी कहा कि हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ज़कात का जो कंसेप्ट है वो किसके लिए था। हमारे जो उलमा कराम है, स्पेशली जो औक़ाफ़ की मसाजिद है, हमें इसकी तदरीस करनी चाहिए कि उन लोगों को दिया जाए जो वाकई डिजर्विंग है, और माल गर्दिश में रहे हर तक, या फिर ज़कात का जो कंसेप्ट है, या फिर रियासत को दिया जाए। रियासत इसकी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को करे। दूसरी अहम बात यह है कि हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि जब आप किसी ऐसे शख्स को जो प्रोफेशनल गदागरा दे रहे हैं तो आप उसका हौसला बढ़ा रहे हैं, आप उसको हिम्मत दे रहे हैं कि हाँ वो ये काम करे, और लोग ये देते हैं। तीसरी बात यह है कि ऐसे ग्रो जो किसी ऐसी चीज़ में मुलव्वस है, हमें जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनको उनकी निशानदेही करनी चाहिए, डिफरेंस पैदा करनी चाहिए। ये दोनों चीज़ें जब पैरेलल चलेंगी, रियासत भी और समाज भी, तब जाके किसी बुराई का खात्मा हो सकता है। लेकिन अगर रियासत ही कवानीन पर अमल दरामद करेगी तो बहुत सारे लोग जो हमदर्दी के तौर पर, मसलन एक बंदे को, जो बच्चे को या खातून को पुलिस वाला या जो सोशल वेलफेयर का जो महकमा जो स्पेशली बनाया इसके लिए था, वो आके पकड़ के लेके जा रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे कितना जालिम है ये पुलिस वाला, इसको रोक रहा है। एक तो ये कि रास्ते में ये हर्डल क्रिएट करते हैं। दूसरी बात यह है कि ये प्रोफेशनल बाद गैंग्स भी होते हैं, वो निशानदेही करते हैं कि फलां गाड़ी में जा रही है, उसमें खातून ने ज्वेलरी पहनी है, तो वो आगे जाके उसको किडनैप, या फिर आपके साथ कोई ऐसी हरकत कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जब तक समाज और रियासत दोनों मिलकर नहीं चलेंगे तो इन चीज़ों का खात्मा नहीं होगा। तो अब्दुल्ला साहब, कवानीन तो मौजूद हैं इस हवाले से, और अभी जैसे हम ऑर्डिनेंस की भी बात कर रहे थे वो भी मौजूद है, तो इस पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा और इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, मुश्किल इसलिए है
कि जब आप इतनी बल्क में लोगों को अरेस्ट करके ले जाए, कहाँ रखेंगे उनको, फूड फीड कहाँ से करेंगे? हमें इसकी ज़रूरत इस बात की। देखिए ये एक बड़ा कोर इशू है, इसलिए अब देखेंगे 1858 में यूके में ये लॉ बनाया गया था, वेग्रेंसी ऑर्डिनेंस। फिर 2000 साल पहले ये अमेरिका में ये बना, फिर इसमें तरामीम आई वक्त के साथ साथ। हमने इस चीज़ को अपग्रेड नहीं किया। देखो ना, हमें ये हमारे यहाँ रिसर्च नहीं है कि कितने लोग वाकई जेन्युइन हैं, जिनको हमारी ज़रूरत है। तो जैसे कि इस्लाम का जो इरा था हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़माने में, तो रात को अंधेरे में उनके घर में जो खामोशी से दे आते थे। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गली मोहल्लों में रहते हैं, तो हमारे जो मुखय्यर हज़रात हैं, देखना हमारे यहाँ जो सबसे बड़ी सेकंड बिगेस्ट इनफॉर्मल जो इकॉनमी है वो है फिलंथ्रॉपी, कि हम सखावत करते हैं। लेकिन हम सखावत बेजा तौर पर, हमें ये भी नहीं पता था कि कौन से लोग डिजर्विंग है या नहीं है। रियासत भी हमारी आगाही नहीं करती। लिहाजा समाज को भी चाहिए, वो मुखय्यर हज़रात उनको भी चाहिए कि वो किसी ऐसे रिसर्च के तौर पर ऐसे लोगों का इंतखाब करें जो भीख बाहर भी नहीं निकलते, लेकिन अंदर ही अंदर फुटते रहते हैं या किसी के साथ मजबूरी के हालत में हाथ फैलाते हैं। तो हमें प्रोफेशनल और जेन्युइन में एक तो फ़र्क ढूंढना होगा। दूसरी बात यह कि जो हमारा जो ज़कात का निज़ाम है, जो रियासत की जो जिम्मेदारी, जहाँ आर्टिकल 9 और 14 आ जाते हैं, तो उसके तहत हमें पैसे देने के बजाय हमें ऐसे इदारे कायम करने चाहिए जहाँ पर वो लोग जाकर रोज़गार कमा सकें या मुस्तकिल बेरोज़गारी की खात्मा किया जा सके उनको। हम जैसे अभी मुफ्ती साहब ने फरमाया कि आपने उसको कहा था कि ये कुल्हाड़ी लो और जाकर लकड़ियाँ काटो, उन्होंने एम्पावरमेंट की थी, ठीक है ना, उनको पैसे नहीं दी, भिखारी नहीं बनाया था, उसको उस चीज़ के अपने पाँव पे खड़े करने की तरगीब दी थी। तो हमें इस्लाम से सीखना चाहिए, समाज से सीखना चाहिए, और फिर ऐसे टूल्स अडॉप्ट करने चाहिए ताकि हम मुआशरे को अपलिफ्ट कर सकते हैं। हमारे यहाँ पुलिंग वाला जो कंसेप्ट है ना सिर्फ न रियासत में है, न हमारे इनफरादी अफराद में है। तो ठीक है, हमदर्दी अपनी जगह होती है, लेकिन बाज़ औक़ात आपकी हमदर्दी से किसी ऐसे शख्स की आप मदद कर रहे होते हैं जो कि किसी दूसरे का हक मार रहा होता है। लेकिन हक तलफी को रोकने के लिए कवानीन पर भी अमल दरामद होना चाहिए। देखना, अब जो सोशल वेलफेयर के जो महकमा है, अब इसकी जिम्मेदारी, ये जो बाबू दफ्तरों में बैठे होते हैं, इनकी ये जिम्मेदारी है कि वो जो लोग वाकई डिजर्विंग है उनका एक, जैसे हमारे यहाँ सेंसस होता है तो हमें मालूम हो जाता है कि ये लोग जो है ना इतने खते गुरबत से नीचे ज़िंदगी गुजारने वाले हैं। तो इनके लिए और आम लोगों के लिए फ़र्क होना चाहिए। मसलन जज का ड्राइवर भी 323 रुपये का 1 लीटर ख़रीद रहा है और जो ड्राइवर गाड़ी चला रहा है वो भी इतना। तो लिहाजा हमें गरीब आदमी में, जब जैसे हमारे हुकूमतें अच्छे इक़दाम बात भी करती है, सब्सिडी देते हैं कि आपको हम सब्सिडाइज कर रहे हैं, इतना बिलियन रुपीस हमने रमज़ान पैकेज के लिए रखा है या एहसास प्रोग्राम के लिए, या ये जो समाजी कार्ड्स का हम कह देते हैं। तो लेकिन इसमें फ़र्क होना चाहिए कि ये वो लोगों के लिए है जिनकी हमने निशानदेही कर रखी है कि पाकिस्तान में इतनी जो 70 से 100 मिलियन लोग हैं जो बिल्कुल ही गरीब हैं, हमने इनको देना है। मुझे भी मिल रहा है और मेरे ड्राइवर को भी मिल रहा है। तो मैं मेरी रियासत भी हक तलफी कर रही है और मैं भी हक तलफी कर रहा हूँ। लिहाजा हमें अपने कवानीन में एक तो यह कि आज की जो रिसर्च है उसमें उसको देखते हुए डिस्कशन के बाद मीडिया के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ ऐसे टूल्स अडॉप्ट करने के चाहिए कि जो एक हाकिम में वक्त का जो फ़र्ज़ बनता है कि वो जो डिज़र्विंग है, जिसका राइट बनता है, उसके दर तक पहुँचाए। और वो कहते हैं ना कि ये जो देने वाला है इसका भी किसी को ना पता चले। और फिर दीन में भी कहा गया कि ये हाथ इससे बेहतर है, कि मांगने वाले हाथ की नफ़ी की गई है दीन में भी और दुनियावी लिहाज से भी। बिल्कुल मुफ्ती साहब, आप भी इस हवाले से हमें रहनुमाई फरमाएं और बताएं कि अहादीस में जो भिखारी हैं या जो लोग भीख मांगते हैं उनके हवाले से क्या कोई अहकामात बताएं। और अक्सर अगर हम इनको भीख देने से मना कर दें ना तो ये गुस्सा कर जाते हैं या बद्दुआएं देते हैं, तो क्या वो बद्दुआएं लोगों को लग जाती हैं? देखें जी, इस तरह तो बद्दुआ नहीं लगती, और बद्दुआ ज़ाहिर है वो तभी करेंगे जब उनसे हम गुफ्तगू करेंगे। इनसे गुफ्तगू करनी ही नहीं है। जितने सवाल करेंगे ना आपका ही ब्लड प्रेशर हाई होगा और आप ख़ुद ही गुस्से के अंदर आएंगे और बंदा ख़ुद जो है वो फ्रस्ट्रेशन के अंदर चला जाएगा। तो उसने सवाल बिल्कुल नहीं करना, बिल्कुल इग्नोर, इसका यही हाल है। और डिबेट, बहस, मुनाजरा, मुकालमा कुछ भी नहीं करना इनसे और इंसान ने आगे बढ़ जाना है। वैसे ये आपका सवाल बड़ा अहम है। देखिए, वो तो खुद अल्लाह के अकामात की नफ़ी कर रहा है। अल्लाह ताला की ज़ात कहती है कि मुझसे मांगो, और वो मुझसे मांग रहा है, तो ये तो शिर्क की बात है। लिहाजा ये बहुत अच्छी बात आपने की है। मैंने इसलिए ज़रा टाइम लिया मुफ्ती साहब का माज़रत के साथ कि देखिए, आप जब ये कह लेते हैं कि 7 खातून बैठी होती है, आप जैसी हमारी बहन बेटी के बद्दुआ लग जाएगी, नहीं, इसकी कोई बद्दुआ नहीं लगती। और ना ही ये कोई उसका मांगने या कहने का, बिल्कुल नफ़ी करें
ठीक है ना, आपने भी फरमाया कि बिल्कुल हौसला शिकनी करें उसकी। मिर्जा गालिब ने जी वो मांग लिया तो उसको खामोश नहीं, प्रोफेसर जब तक समाज नफी नहीं करेगा ना किसी, मतलब मैं जब तक किसी चीज की किसी को बुरा नहीं जानूंगा, मतलब रिश्वत खो रहा है, जब तक मेरे जहन में नहीं आएगा ये गलत आदमी है, ये सोसाइटी में गलत आदमी है, मैं जब तक उसकी नफी नहीं करूंगा कानून भी कुछ उसका नहीं बिगाड़ सकता। बिल्कुल सही कहा आपने मुफ्ती साहब। आप और ये बात समझना कि ये सोचना कि ये बददुआ देगा, इसको बिल्कुल इसी तरह इग्नोर करे कि मिर्जा गालिब ने अपने खादिम को इस तरह समझाया कि अगर गदा लात मारे तो मुझसे बहस करते हो कि चले जाते हो आगे तो आगे बढ़ जाना है। और सहाबाई कराम का मामूल देखें, वो कहते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ा, एक शख्स खड़े हुए मस्जिद के अंदर और ऐलान करते हैं कि मेरा ऊँट गुम गया, किसी को मिला? तो आपने फरमाया अल्लाह करे तुझे तेरा ऊँट ना मिले। इतनी हौसला शिकनी। आपने फरमाया मस्जिदें मांगने के लिए बनाई गई हैं। आज देखें किसी मस्जिद में कोई नमाज का सलाम फिरता है और मांगने वाले लोग खड़े हो जाते हैं और बाहर मस्जिद के सीढ़ियों पे बैठे हैं, और ये सारे वो हैं मर्द हैं हट्टे कुट्टे हैं जिन्होंने वुजू भी नहीं किया, नमाज भी नहीं पढ़ी और मांगने के लिए बैठे हैं। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन फरमाते हैं हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मांगने की इतनी सख्त हौसला शिकनी की। वो कहते हैं हम जब सवारी पे सवार होते जा रहे होते तो हम में से किसी का अगर प्याला गिलास या कोई चीज़ नीचे गिर जाती ना तो हम किसी को ये भी ना कहते उठा दो कि कहीं हम मांगने वालों के ज़ुमरे में ना आ जाएं। हम खुद सवारी रोकते और अपना काम खुद करते और ख़ुद उठाते, और हमें यही बात सिखाएगी कि इंसान जो है वो बिल्कुल किसी के सामने दस्ते सवाल दराज ना करे, क्योंकि इसकी बड़ी सख्त सज़ा क़यामत में भी है और दुनिया के अंदर इससे बड़ी सज़ा क्या होगी कि अल्लाह ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया, उसके सर पे ताज करामत रखा, उसको जीनत दी, अल्लाह ने खूबसूरती अता की, और बंदा जो है वो लोगों के सामने मांग रहा है, दस्ते सवाल अपना आप जलील कर रहा है, रुसवा कर रहा है। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीमात अगर देखें कि जहाँ किसी ज़रूरतमंद को भी दिया जा रहा है तो जिसको मिल रहा है वो यही नहीं जानता कि मुझे दिया किसने है, और सबको पता है कि ज़रूरतमंद कौन है। हमें इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है, कुरान और हदीस के तालीमात को मद्देनज़र रखना है, और फिर आखिर में यही बात कि किसी से बहस नहीं करनी, मुकालमा इनसे नहीं करना, क्योंकि जाहिल से अगर दलील देंगे तो हार जाएंगे। बिल्कुल अकल का सदका है कि जाहिल की बात को बर्दाश्त किया जाए। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तो अगर कोई फेस कर रहा है, कोई रिस्क में तंगी, कोई मुश्किलात फेस कर रहा है, तो जैसे कि आपने कहा मांगना नहीं चाहिए, तो ऐसा कोई इस्लामी वजीफ़ा है जो आप उनको बताना चाहें या कोई दुआएं? बिल्कुल ऐसे ही है। इस्लामी वजीफ़ा ये है जिसको महसूस होना उसके रिस्क में तंगी है, सबसे पहले तो वो ये देखे कि वो तंगी किसको कह रहा है, क्या ज़रूरत पूरी नहीं हो रही या अय्याशी पूरी नहीं हो रही। ये दो चीज़ें हैं, ज़रूरत की रोटी नहीं मिल रही या ज़रूरत से इजाफी नहीं मिल रहा। तो हो सकता है इसी सवाल के जवाब में उसका मसला हल हो जाए। और अगर ज़रूरत पूरी नहीं हो रही फिर कुरान की तरफ रुजू करें। अल्लाह पाक इरशाद फरमा रहा है सूरह ताहा में, मैं रिस्क उसका तंग करता हूँ जो मेरे ज़िक्र से मुँह मोड़ता है। दर दर पे जाने की बजाय एक दर का सजदा करना होगा। अल्लामा इकबाल ने यही बात कही कि ये एक सजदा जिसे तू गरां समझता है, हज़ार सजदों से देता है आदमी को नजात। हमें एक दर पे आना होगा और अल्लाह के हुजूर। और तीसरे नंबर पे जो वजीफ़ा वो ये है कि इंसान को जिस चीज़ की कसरत चाहिए ना उसकी तकसीम शुरू कर दे। हज़रत राबिया बसरिया के पास एक रोटी है और खाने वाले इतने, उन्हें 10 रोटियां चाहिए, तो आप वो सदका कर देती हैं और कुछ ही देर में 10 रोटियां उनके लिए तोहफे में आती हैं और वो कहती हैं मेरा ईमान है, अल्लाह फरमाता है 1-2 में तुम्हें 10 अता करूँगा। तो हमें यकीन मुहकम होना चाहिए, यकीन कामिल होना चाहिए। हमें ये बात कन्फर्म हो कि हम रिज़्क़ का वादा अल्लाह ने फरमाया अपनी औलाद को रिज़्क़ के डर से कत्ल ना करो, हम तुम्हें भी देते हैं और उन्हें भी देंगे। तो लिहाजा इस बात को समझना है। और फिर यही बात अर्ज़ करूँगा कि ज़रूरत में और लग्जरी लाइफ, क्योंकि हम देखते हैं ना कि उसने ये मोबाइल लिया, या अल्लाह मेरे भी हालात अच्छे कर दे, मैंने भी लेना है, तो हालात तो अच्छे सही है कि अगर हम अल्लाह ताला से कहे मुझे लेटेस्ट आईफोन चाहिए, नहीं ये बुरा नहीं है। अच्छा, लेकिन ये कहना कि मेरे हालात अच्छे कर दे, अच्छा मतलब नाशुक्री ना करना, इस हवाले से कह रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने मुफ्ती साहब। और गदागिरी के हवाले से बात कर रहे थे, हम समझते हैं हम लोगों के साथ हमदर्दी कर रहे हैं, लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में हम एक माफिया को फंड कर रहे होते हैं, एक माफिया को स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। और पाकिस्तान में ये अब मुकम्मल एक बिजनेस मॉडल बन चुका है और ये हमारी इज्तिमाई सोच का इम्तिहान भी है। और मेरे साथ आज मौजूद थे मुफ्ती बहराम शाहिद, बहुत शुक्रिया आपका, और साथ साथ मौजूद थे अब्दुल्ला मलिक, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।